क्योंकि अब ऐसे ही नमस्कार चलेगा मित्रों। फिर। आज साक्षी शब्द के मंच पर बहुत थोड़ी देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सभी मित्रों का और अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारा मंच गौरवान्वित है एक ऐसे शख्स, एक ऐसी शख्सियत के आने से जिन्होंने साहित्य, चित्रकला और मीडिया तीनों विधाओं में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। तो बिना किसी देर के हम आमंत्रित करते हैं प्रमुख साहित्यकार, कथाकार, चित्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रभु जोशी को। नमस्कार प्रभु जोशी जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन करता नमस्कार हूं आपका। नमस्कार। मेरा सभी को नमस्कार। जी, आह, मैं जिस तरह से विलंब हुआ उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। जी, अब आप बात शुरू करें। नहीं कोई नहीं प्रभु भाई, ये होता है जब हम इस तरह के वर्चुअल माध्यम को अपनाते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं जिस पर हमारा कोई वश नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। हम्म, तो उसी तरह से जी जी बहरहाल ये है ठीक कि है। ये संतोषप्रद है कि आप हमारे साथ अंततः जुड़े। और जी आपने तो कहना चाहिए कि शब्दों पर भी काम किया, रंगों पर भी काम किया, और शब्द, जी रूप, रस, गंध, सभी चीजों को आप लेकर के चले। तो हम्म, कथाकार भी आप उतने ही बड़े हैं, चित्रकार भी उतने ही बड़े हैं, और मीडिया पर्सनालिटी तो खैर आप हैं ही। आकाशवाणी में सेवा देते हुए फिर आप दूरदर्शन के इंदौर केंद्र से निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए, और इंदौर में आप निवास करते हैं। लेकिन आपका जो क्षितिज है, आपका जो फलक है, आपका जो कैनवास है कहना चाहिए चित्र की भाषा में, तो वो काफी जी व्यापक, बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय है। तो इस रूप में आपकी ख्याति है, और हम सब लोग उससे गौरवान्वित होते हैं, आपकी ख्याति और आपके काम को देख करके, समझ करके। तो आप, मुझे जहाँ तक याद आता है कि धर्मयुग जैसी पत्रिका से आपने शुरुआत की कहानी लेखन की, और 1973 के आसपास शायद जी आपकी कहानियां जी छपनी शुरू हुई थी धर्मयुग से। वहां से ले जी करके और अब तक का जो सफर है, वो अगर हम कहें उसको कि हम्म, कागज से कैनवास तक आप गए या कैनवास से कागज की तरफ गए, कैसे हुआ ये? दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा कि शब्द से पहले मैं रंग और रेखा से जुड़ा हुआ था। बचपन हम्म। से ही मेरा शौक रहा था। मैं गांव में जी। भी दीवारों पर चित्र बनाया करता था। मांडने, जिसमें कभी सेठ सेठानी है, राम हम्म। कृष्ण है, राधा है, इस तरह के मैं चित्र बनाने लगा था। और उसके हम्म। बाद जब मैं शहर आ गया तब अ, वो मैंने बाकायदा जारी रखा। हालांकि मेरा स्वप्न मूलतः डॉक्टर बनने का था। तो मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। तो हम्म। बायोलॉजी में आपको याद होगा कि एक रिकॉर्ड बुक बनाना पड़ती है छात्र को, हम्म। जिसमें बहुत सारे बॉटनी के, जूलॉजी के सारे डायग्राम्स बनाता है। हम्म। हुआ ये कि मैं डायग्राम्स बनाने लगा और बहुत अच्छे बनाता था। यहाँ तक कि मेरे पूरे कक्षा में ऐसी ड्राइंग कोई डायग्राम्स नहीं बना पाते थे। तो हम्म। मुझे एक बार चार्ट की प्रतियोगिता हुई, तो मैंने उसमें दो चार्ट बनाया। एक तो बनाया जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ था, मेंढक के पूरे पेट और आंत और सबको। और दूसरा मैंने बनाया, उन दिनों युद्ध चल रहा था, तो मैंने लाल बहादुर शास्त्री का बनाया, क्योंकि उसमें कहा गया था कि कोई आप ऐसी भी एक कोई कर सकते हैं। अच्छा। बहरहाल हुआ इसकी वजह से ये हुआ कि मेरे पूरे स्कूल में मेरी एक पहचान बन गई। और हम्म। प्रिंसिपल ने मुझे अ, आमंत्रित किया कि भाई अच्छा। तुम हमारे स्कूल के लिए हम्म। अगर बना सकते हो तो हम्म। सरस्वती बनाओ। तो मैंने सरस्वती का चित्र बनाया। जी। और इस तरह से मेरा काम चल निकला। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे उन दिनों जैसा आज तक मोबाइल होता है इस तरह तो होता नहीं था।
तो वो उम्र ही ऐसी होती है जब प्रेम बड़ा एक तरह से खींचता है। तो कहीं न कहीं किसी अपनी कक्षा की जो सहेली है, अपने साथ पढ़ने वाली जो है छात्रा, उसके प्रति कोई न कोई जो है छात्र आकर्षित होता और मुझे कहता कि प्रभु, तुम अगर इसका चित्र बना दो तो मैं तुम्हारा 6 माह की फीस भर दूंगा। कोई कहता था कि तुम्हारा जो है शर्ट फट रहा है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम उस लड़की का बना दो। तो मैं क्या करता था कि माइक्रोस्कोप में देखता था, और माइक्रोस्कोप में एक मिरर होता है। मेरा आई टू आई कांटेक्ट चल रहा है ना? ठीक है। जी जी जी। मैं आपकी तरफ देख पा रहा हूँ ना? ठीक। हाँ, आप देख पा रहे हैं, जी। देख पा रहे हैं हाँ। आप। तो मैं मिरर में उस लड़की का रिफ्लेक्शन लेता और उसकी पुतलियों के रंग तक मुझे दिखते ओहो। थे, क्योंकि उसको ओह। इनलार्ज करके मैं मिरर से देखता था। तो सारे उसके शेड्स हैं, उसकी वो सारी चीजें मुझे समझ में आने लगती थी। ओहो। तो मैंने ये किया कि ड्राइंग कर लेता था और घर पर जाके मैं उसका एक चित्र बनाता और वो चित्र उसे दे देता। वो मुझे फीस बना देता। यहाँ तक कि मैंने एक बार प्रिंसिपल की लड़की का बना दिया। तो प्रिंसिपल की लड़की ने शिकायत कर दिया, क्योंकि वो लड़का बताता था उसको कि देखो तुम्हारा बहुत चित्र है। डांट पड़ी होगी मुझे तब बुलाया तो। गया। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुमने वीणा का चित्र क्यों बनाया? तो मैंने कहा साहब, मुझे बनाया नहीं है। तो बोले नाम तो तुम्हारा बता रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे बनवाया गया सर। अच्छा। तो वो कहने लगी कि किसने बनवाया और क्यों बनवाया? मैंने कहा साहब, मुझे उसने कहा था कि तुम्हारी परीक्षा की जो फीस है और तुम्हारी रेगुलर फीस वो मैं भर दूंगा। तो अच्छा। मैंने चित्र बना दिया। तो उन्होंने कि तुम्हारी फीस माफ नहीं हुई है। मैंने कहा नहीं। तो बोले आज से तुम नहीं बनाओगे चित्र, वीणा तुम्हारी हाँ। बहन है। हमने कहा सर, हमारी बहन ही है। लेकिन बोले मैं ये तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं यहाँ प्रिंसिपल रहूंगा तुम्हारी साल भर फीस माफ रहेगी। वाह। तो मुझे कला ने एक तरह से पढ़ने का व्यवस्था किया। फिर मेरे प्रोफेसर थे अलेक्जेंडर मैथ्यूज, क्रिश्चियन थे, थोड़े उदार थे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि ऐसा करो कि, क्योंकि मैं मेरिट लिस्ट का छात्र था हायर सेकेंडरी में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब दोनों मिले हुए थे, एक थे। तब मैं उसमें मेरिट लिस्ट का छात्र था। तो सहज कि मैं जब इस नंबर से पास हुआ हूं तो डॉक्टर तो हो ही जाऊंगा। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। मेरे पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे और उनके को कुछ 52 रुपए 54 पैसे कुछ उनकी पेंशन बनती थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि एक काम करो, लाइब्रेरी में एक पोस्ट है बुक लिफ्टर की। तो अच्छा। तुमको जो बच्चे किताब इशू कराने के बाद लौटाते हैं उन्हें जमाने का काम शुरू करो तुम उन जगह, और तुम्हें 20 रुपए महीने मिलेगा। वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी? मैंने कहा शर्म की क्या बात है सर, पैसा मिलेगा। नहीं, इसलिए शर्म की बात है कि तुम्हारी क्लास की लड़की तुम्हें देखेंगी और कहेंगी कि तुम तो प्यून का काम कर रहे हो। नहीं सर, मुझे लड़कियों से शर्म इसलिए नहीं आएगी कि एक तो वो मुझे प्रेम नहीं करेंगी और न वाह। उनमें से मुझसे कोई शादी करने वाला है। लेकिन अगर मैं उनसे शर्म करने लगा तो शायद मैं अपड़ रह जाने की शर्म को जीवन भर झेलने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। बात है। उन्होंने मुझे दे दिया। अब क्या था कि वहां जो लाइब्रेरी थी उसमें अलमारी में बहुत सारी खंड थे अलग अलग, और एक फाइन आर्ट्स का भी था। अच्छा। तो मैंने फाइन आर्ट्स के सारे पढ़ डाले और महान चित्रकारों की कृतियों के जो प्रिंट्स थे वो देखे, और मैं उनकी कॉपी करने लगा, उनके बारे में पढ़ने लगा। मेरी अंग्रेजी अच्छी थी, और मीडियम ही हमारा अंग्रेजी था उस समय, हिंदी मीडियम हुआ नहीं था। तो मैंने कंटेम्प्रेरी जो इंडियन और वर्ल्ड आर्ट है उसके बारे में सारी जानकारी ले ली। मैं पढ़ने लगा। लेकिन और
इस एक तरह बात से है मैं। प्रभु भाई, जो मैं जी। आपसे जानना चाह हम्म। रहा हूँ आपके संबंध में कि हाँ हाँ। आपके पिताजी तो थे संस्कृत शिक्षक, और आप विज्ञान की पढ़ाई करने लगे, और एक हाँ, प्रसंग आपके बचपन का ही है शायद, स्कूल के दिनों का है कि कीचक वध जी जी जैसा वो महाभारत वगैरह का प्रसंग जी। आपको याद था, और हाँ हाँ। कुछ ऐसी जी जी घटना जी घटी जी। थी जिसकी वजह से आपने एक अपने उस लड़के को आपने पेंसिल की नोक से उसको मारा था, कुछ ऐसा ऐसी हाँ घटना हाँ। है? नहीं, तो वो क्या हुआ बड़ा था वो? दिलचस्प था क्योंकि तब मैं वहाँ स्कूल स्कूल में पढ़ रहा था और चित्र बनाता था। और सही मायने में चित्र मुझे तब गोरखपुर के कल्याण में बीके मित्रा करके एक चित्रकार थे, और जगन्नाथ, वो जी। अद्भुत काम करते थे। यानी मैं सोचता हूँ कि उनकी ड्राइंग बहुत पावरफुल थी। वैसी हुँ, ड्राइंग मतलब हमारे यहाँ जो महान कहे जाते हैं उन समय के बहुत सारे चित्रकार, उनकी भी नहीं, उनकी एनाटॉमी भी खराब है, लेकिन उनकी हुँ, अद्भुत थी। तो मैं उसमें से बनाया करता था। अच्छा, बहन को स्कूल भेजने लगे तो जिम्मेदारी मुझे दी गई कि भाई तुम जाओगे और छोड़ के आया करोगे। अच्छा, हुँ, जब मुझे जिम्मेदारी दे दी गई तो मैं बड़ा तैनात हो गया। मुझे हुँ, लगा कि बहुत महत्वपूर्ण ओहदा मुझे मिल गया है। तो मैं बहन को छोड़ने जाता और कोशिश ये करता मैं कि बिल्कुल सतर्क रह के चारों तरफ देखता है कि कोई बहन को घूर तो नहीं रहा है, क्योंकि घूरना बड़ा हुँ, वैसा लगता था कि कुछ तो भी गड़बड़ है। हुँ, एक हुँ, बार एक हुँ, लड़का इस तरह से घूरने लगा और सीटी बजा के भाग गया। तो हुँ, हुँ, मैं हमेशा पेंसिल साथ में रखता था और ऐसा लगता था कि अगर किसी को बहन ने छेड़ा तो मैं पेंसिल हुँ, उसको चुबो दूंगा, हुँ, हुँ, है। और हुँ, हुँ, मैंने वो पेंसिल निकाली। छोटा था हुँ, मैं, स्कूल हुँ, में हुँ, तीसरी कक्षा चौथी में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तब थोड़ा सा लेट पढ़ने को भेजते थे। तो जैसे ही वो मैंने पेंसिल निकाली तो मेरा निकर ढीला था, तो आधा नीचे उतर गया। लेकिन मैं शर्माया नहीं। मैंने उसको जो कुछ सुनाना था सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, कमबख्त तुम समझते क्या हो, है। हुँ। लोग हंस रहे थे, मैं छोटा था, हंस रहा था। लेकिन शायद मेरे ख्याल तभी मेरे को समझ में आ गई कि अगर साहस का काम करोगे तो एक थोड़ी थोड़ी नंगाई जरूरी है, और हंसने से बिल्कुल मत डरना। तो मैं हंसने से नहीं डरा। मुझे लगता है कि लोग हंसेंगे ही, और हाँ, उस हंसी के विरुद्ध आप हुँ, जो कर हुँ, जाए वही बड़ी हुँ, बात हो जाएगी। वाह! प्रभु जी, तो आपने जो मैंने बहुत बड़ा दुखी अच्छा होके। प्रसंग सुनाया है ये। ये प्रसंग हाँ, बड़ा तो मैं ही बता ये रहा था कि मैं उस जी। लड़के से बदला नहीं ले सकता था, वो बड़ा लड़का। हुँ, तो हुँ, रात हुँ, को जब मैंने महाभारत देखा, उसमें कीचक जो है एक मुष्टिका प्रहार करता है कीचक के चेहरे पे भीम। तो जी। मुझे लगा कि ये जो घूसा इसके पड़ रहा है वो हुँ, द्रौपदी को छेड़ने के कारण पड़ रहा है। तो मैंने वो हुँ, बकायदा कार्बन से उसको बनाया, बाद में रंग भरा। लेकिन दरअसल वो अच्छा। एक तरह से लड़ाइयों की कार्बन कापी जिंदगी में शुरू हो गई थी। और वो चित्र बड़ा लोग देखने आए, मैंने दीवारों पे भी लगाया। लेकिन मेरे पिता ने हुँ, बड़ा उत्साहित किया, उसके बाद मुझे रंगीन चाक ला दिए, मैं दीवारों पे बनाया करता था। और इस अच्छा, तरह से वो काम चल निकला। वाह! तो ये जी प्रभु भाई, आपने ये तो ख़ैर जी। शुरुआती दौर में जब ये पता नहीं होता है एक बच्चे को कि उसे क्या करना है। ड्राइंग तो हम सब हम्म। लोग अपने बचपन में सब लोगों ने जी जी किया है, कमोबेश अच्छा, खराब, बुरा। जी जी जी। लेकिन आपको कब लगा कि हाँ हाँ हाँ। इसमें कुछ अच्छा करना चाहिए, इसमें कुछ अच्छा हम कर सकते हैं? ये कब आपको एहसास हुआ? किस नहीं, उम्र में ये आके? मुझे शुरू से लग गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने वहाँ समकालीन जो विश्व के हुँ, महान चित्रकार थे उनकी हुँ, हुँ, बायोग्राफीज पढ़ी, तब लगा कि मुझे चित्रकार बनना है, एक बड़ा चित्रकार बनना है। हुँ, और ये जो प्रतिज्ञा भीतर आ गई थी, तो हुँ, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि तपस्या शब्द हालांकि बड़ा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है और धर्म के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे लगता हुँ, है तपस्या के बजाय हम
उसे समय कहें कि हम्म आप कितना अधिक समय दे सकते हैं। तो मैं कला को अधिक से अधिक समय देने लगा। मैं शहर के लोगों के पोर्ट्रेट बनाने लगा। और उन दिनों मुझे याद है कि कैलेंडर किंग होते थे राम कुमार और जेपी सिंघल। तो हम्म। उनके कैलेंडर की कॉपी करता था मैं, और वो बहुत। बेचा करता था। इस तरह से तेल रंग ने, मैं तो ये कहूंगा कि तेल रंग में मेरी लगभग वो दक्षता हो गई हम्म कि अभी भी बहुत सारे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, हम्म। वो वैसा उतनी दक्षता से रियलिस्टिक काम कर नहीं लेकिन सकते। आप शुरुआत तो देखेंगे आपने कि मेरा 79 प्रभु जोश का से एक की। सरस्वती का चित्र, सरस्वती का जी। मैंने एस एम पंडित मैं। का चित्र बनाया था, सरस्वती का। हाँ आप हाँ हाँ उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ, बिल्कुल। कि तकनीकी ये स्तर पर दक्षता कितनी अच्छी है। ये ये चित्र है आपका जो आपने बनाया था, जी अभी जो जी जी। सामने है, कैमरे के सामने है। हाँ हाँ। आप जी इसी जी, चित्र की बात अच्छा, कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन जी बताइए। पोर्ट्रेट में करता रहा। इसके बाद गांधी शताब्दी में जब मैं था तो गांधी शताब्दी आई। तो गांधी हम्म शताब्दी में मुझसे कहा गया कि आप जो है गांधी का कोई पोर्ट्रेट बनाएं। मैंने गांधी का पोर्ट्रेट हम्म बनाया, और वो हम्म गांधी के त्रिनाले में दिल्ली में प्रदर्शित हुआ। और मैं सोचता हूँ शायद पहली बार मुझे जो मैं 15 रुपए में पेंटिंग बेचता था, मुझे उसके हम्म। 250 रुपए मिले दिल्ली से। ओह। तब मुझे लगा कि नहीं हम्म है, कला की कीमत ज्यादा हो सकती है। मैं पोर्ट्रेट चूंकि हम्म। बहुत अच्छा ही बनाता था अच्छा कि, और प्रभु भाई, अभी भी एक मैं इस चीज बात के लिए जी, कहता हूँ। एक जिज्ञासा जी है आपसे, जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जी। हाँ आपने शुरुआत जी तो आमतौर से कोई भी पेंटर अपनी कला की शुरुआत करता है तो वो जल रंगों से करता है, वाटर कलर से करता है। तो आपने भी जी। शुरुआत वाटर कलर से ही की हम्म। होगी, उसके बाद आप तैल चित्रों की तरफ गए हाँ होंगे। जी। मैं जब तक शहर नहीं आया तब तक मैंने तेल रंग नहीं देखे थे, तो जल रंग से ही बनाता था। और लेकिन हाँ। जब मैंने तमाम कलाकारों के बारे में देखा, तब मुझे ये लगा कि अगर आप जल रंग में काम बहुत दक्षता से नहीं कर सकते, तो आप तैल हम्म रंग में भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आज भी कलकत्ता में इस तरह का विश्वास है कि अगर जिसको जल रंग नहीं आता, उसको बहुत अच्छे अच्छे सम्मान से नहीं देखा जाता है ना। लेकिन अच्छा। आज जो समकालीन कला मुहावरा है, या जो कला के क्षितिज पर बहुत चर्चा में होंगे, अ, हम्म। वो वो जो धारणा थी, हम्म और जो कि ज्यादा अच्छी धारणा है, क्योंकि जो मास्टर पेंटर्स जितने रहे हैं हम्म वो हम्म सारे बहुत चैंपियन रहे हैं। यानी उनसे आप हम्म कंपोजिशन करवा सकते हैं, उनसे लैंडस्केप वो करते थे, वो पोर्ट्रेट करते थे, हैं? हम्म लेकिन हमारे यहाँ खासतौर पर 30-40 सालों में जो कला आई, वो इस तरह से हो गई कि आपको अब कला की दीक्षा लेना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास रंग है, कैनवस है, और खरीदने की क्षमता है, तो आपके हम्म। चित्रकार होने की 100% संभावना है। क्योंकि आप अगर कैनवस पर अचानक कर दी गई मूर्खता जैसा सौंदर्य भी नहीं रच पाते हैं, तो भी वो महान हम्म। कृति हो सकती है। क्यों? वाह। उसका एक बड़ा कारण ये है कि उस कृति के बारे में भाषा से भाषा में जो अनुभव का स्थापत्य बनता है, वो बहुत हम्म। महत्वपूर्ण हो गया पिछले दिनों। आप देखेंगे कि किसी से आप बात करें तो सबसे पहले वो कहेगा कि "हम्म, मेरे चित्र ऐसे नहीं देखे जा सकते"। हम्म। तो कैसे देखे जा सकते, बोले उनकी आप समीक्षा पढ़िए। यानी ऐसा लगने लगा कि वो चित्र भाषा की बैसाखी के बगैर कलर्ड हम्म गार्बेज से अधिक नहीं है, है ना। हम्म। उनको बहुत अधिक अहमियत नहीं दी जा सकती, लेकिन हम्म भाषा में वो बहुत महान होते हैं। कई बार तो हम्म ऐसा लगता है कि उस चित्रकृति को देखें और जो उसके बारे में लिखा गया है उसको पढ़े, तो दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बनता। हम्म मुझे याद है कि अ, अक्सर लोग
ये काम करते हैं कि एल ग्रोको ने एक बार कहा था, उनका तोलेदो करके पेंटिंग था, तो उसके बारे में एक ने समीक्षा लिखी। तो अच्छा। समीक्षा पढ़ के उसने कहा कि आप जो कह रहे हैं इसका मेरी कृति से कोई रिश्ता नहीं है। ये आपने शब्द में अपने ढंग से कोई कृति बना ली है और आप उसे बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, आप अपनी कृति है। तो स्थिति ये हो रही है कि जैसे हारमनी करके टीना मुनी में एक बड़ा शो करती थी, उसमें मुझे बुलाया गया। तो मैं अपने 4 पेंटिंग ले गया। मैं 80,000 90,000 तक बेचता था। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या कीमत लगा रखी है? हमने कहा मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में अभी तक इतने शो कर चुका हूँ, लगभग आधा दर्जन से ऊपर शो हैं और भी कई जगह, मैं इतनी ही कीमत रखता हूँ। बोले क्या आप सोचते हैं कि मैडम, मैडम से मतलब टीना जी से, क्या वो 40-50 हजार की पेंटिंग बेचेगी? अब इसकी कीमत बढ़ाइए। मतलब इट शुड नॉट कैरी ए टैग ऑफ 40,000 और 70,000। और उन्होंने कहा, मैंने कहा आप बढ़ा दीजिए। उन्होंने 5-5 लाख कीमत लगा दी। यानी वो 2 मिनट बाद मेरी कृति 5 लाख की थी। तो मुझे एक बात लगा कि जैसे घोड़ा होता है ना, 5 लाख का घोड़ा होता है, उसके सामने घास पड़ा हुआ होता है, वो 50 रुपए का होता है अगर दोनों का मूल्यांकन किया जाए तो। लेकिन जब घोड़ा घास खा लेता है ना, तो घास की कीमत भी 50 लाख में शामिल हो जाती है, उतना बड़ा हो जाता है। तो स्थिति ये है कि आपकी चित्रकृति अभी कोई मूल्य नहीं रखती, लेकिन किसी गैलरी ने उसको स्वीकार लिया है? तो फिर उसकी कीमत गैलरी के हिसाब से हो जाएगी। तो मतलब चित्र तो जो है वो ये एक फेस फेस वैल्यू को वो उसके चलते वो उनका मूल्य निर्धारण होता है। जी, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि खासतौर पर जैसे छोटे नगरों में बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो कभी महान नहीं हो पाएंगे जब तक वो बॉम्बे, दिल्ली या किसी महानगरी अभिजात वर्ग के द्वारा चलाई जा रही कला दीर्घा या वहां के किसी बड़े समीक्षक द्वारा उसकी तारीफ नहीं होती, तब तक उसकी कला की महानता की स्वीकृति नहीं होगी। ये एक विडंबना है। लेकिन फिर क्या इसका हुआ इसका है कि ये और भी है ना प्रभु जी कि जो ये ऐसे ही ये शौक तो है महंगा, क्योंकि आप चाहे किसी भी माध्यम का प्रयोग करें, चित्रकारी में आपको जी कैनवास और तमाम सामग्री जुटाने में पैसे काफी खर्च होते हैं। जी और अगर मान लीजिए कि जी जी एक छोटे शहर का, छोटे कस्बे का अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके पास योग्यता है, प्रतिभा है, सब कुछ होते हुए भी उसके पास वो सामग्री जुटाने के लिए पैसे उतने नहीं हैं कि वो उतनी महंगी हाँ हाँ सामग्री जुटा सके, तो जाहिर है कि उसकी कला हाँ पर हाँ भी उसका असर पड़ेगा। और जहांगीर आर्ट गैलरी और हाँ हाँ बाकी बॉम्बे और दूसरी जगहों तो बाद में हाँ, पहुंचेगा वो, लेकिन पहले तो ये है कि वो अपनी कला को सही जी तरह से निखार संवार सके, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये एक हम्म विडंबना तो है हम्म, इस कला की। जी ये बिल्कुल है। हाँ हाँ। नहीं, दिक्कत देखिए, मैं गलती हमारे यहाँ शुरू से हो गई। जैसे हम्म ही हमारा देश आजाद हुआ था, तो नेहरू जी कहते थे कि हमें एक आधुनिक भारत का निर्माण करना है, और वो जाने हम्म जाते थे कि इज प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न इंडिया है। हम्म तो जैसे ही उन्होंने कहा, तो सबसे पहले आधुनिकता हमारे यहाँ कला में आई। मुझे हम्म याद है कि हर्बर्ट रीड करके जिनकी किताब है मीनिंग ऑफ आर्ट करके, वो जब हिंदुस्तान आए और तब उन्होंने यहाँ की कला देखी, तो हम्म उन्होंने कहा कि मैं ये मान के चल रहा था कि 2-2,500 साल की एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा वाला जो मुल्क है, अपने ढंग की कोई आधुनिकता आविष्कृत कर लेगा। लेकिन हम्म बहुत दुखद बात ये देख रहा हूं कि मैं ये तो पश्चिम की आधुनिकता के उच्चिष्ट पर अपनी आधुनिकता को आविष्कृत करने में लगा हुआ है भारत। मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो हम्म उसका एक बड़ा कारण यही था कि उसके बाद हमने हमें आज आप किसी भी चित्रकार से
हमारे पड़ोस के पाकिस्तान के 10 बड़े चित्रकार का नाम पूछ लीजिए, बांग्लादेश के बड़े 10 चित्रकार का नाम पूछ लिए, इंडोनेशिया का, जापान का, चीन के 10 बड़े चित्रकार का नाम देख लीजिए, उन्हें नहीं मालूम है। उन्होंने उनका काम भी नहीं देखा है। लेकिन आप उनसे बस वो अमेरिका का चित्रकार है या फ्रांस का है या यूरोपियन चित्रकार जो आधुनिक है, उसके आप नाम जान लीजिए, उसके काम जान लीजिए, है ना। और इस तरह से ये होता है कि हम अपने पड़ोस में अपनी परंपरा की निरंतरता की कोई संभावना खोज सकते थे तब, लेकिन हम नहीं खोज पाए। लेकिन एक और बात तो और अब भी तो है ग्लोबलाइजेशन के प्रभु भाई, जो जी। आप बात कह रहे हैं, ये तो पड़ोस की बात तो बहुत दूर की हम्म। बात है। जैसे फ्रांस में हाँ या हाँ। जर्मनी में और यूरोपीय देशों में जो चित्रकार हुए, जी जी। उनसे अगर आप सामान्य जन से भी आप पाब्लो पिकासो के बारे में पूछें या लियोनार्डो दा विंची के बारे में पूछें या वैन हाँ गॉग के बारे में पूछें, तो वो बहुत सारी चीजें हाँ बता हाँ। देगा उनके बारे हम्म, में। लेकिन हमारे यहाँ के लोग अगर जी जी। हाँ हाँ हाँ। मतलब पढ़े लिखे समझदार लोगों से भी आप पूछिए कि रजा के बारे में कुछ है, बहुत तो बहुत वो हम्म, हुसैन तक पहुंचते हैं, वो एमएफ हुसैन तक। लेकिन राजा रवि वर्मा के बारे में आप हम्म, हम्म, पूछिए या नंदलाल बोस के बारे में हम्म। पूछिए, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, नहीं, उनका राजा नाम भी रवि बहुत वर्मा को तो चित्रकार, देखिए जो नए आए हैं ना, राजा रवि वर्मा को चित्रकार भी नहीं मानते। हाँ अलबत्ता हाँ। उनके लिए बहुत खुले मन से अपशब्दों का उपयोग करते हैं। देखिए एक बात पश्चिम से हमने नहीं सीखी। उन्होंने अपनी मोनालिसा को भी महान बनाए रखा और गुएर्निका को भी महान रखा। लेकिन वाह हमारे जी। यहाँ क्या है कि हमने, जैसे ही हम आधुनिक हुए, तो सबसे पहले हमने अपनी जो पिछली पीढ़ी के या अग्रज थे, जो या हमारी परंपरा के थे, उस पर हमने उसको लांछित करके उसे निरस्त करने के लिए हम आगे आने लगे, है ना। ये एक बड़ी बात हुई जिसका घाटा मतलब हमारी सारी कला को भुगतना पड़ा, क्योंकि हमने कोशिश नहीं की उस तरह से। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आपने जो तो मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे रजा कहा करते थे कि मैं हम्म नहीं, मेरे चित्र बोलेंगे। हम्म तो वो बात कहीं ना कहीं एक अब तरह के उनके अंदर उनका आत्मविश्वास था कि उनकी जो कृति है वो प्रेक्षक से, जो फ्रेम के बाहर खड़ा आदमी है उससे संवाद बना लेगी। हम्म लेकिन आप देखेंगे कि जो ये कहता है कि मेरे चित्र बोलेंगे, मैं नहीं, उनके बारे में सबसे अधिक बोला जाता हम्म है ना। उनके बारे में हम्म सबसे अधिक बोला जाता है। अगर यही स्थिति और भी लोगों के बारे में है, जो हमारे हैं समकालीन जो उनके, तो हमने दरअसल एक तरह से भाषा में समीक्षा, कला समीक्षा में एक अतिरेक का बहुत इस्तेमाल किया है। आप बॉम्बे में चले जाइए तो शायद उतना आपको नहीं मिलेगा जितना हमको दिल्ली में मिलता है। बॉम्बे में आपको बहुत ज्यादा भाषा निवेश नहीं मिलता। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट रहा है। अगर आप अच्छी, मुझे याद है कि देखिए मैंने पहला अपना जल रंग का शो किया। हालांकि मैं करने वाला था बहुत पहले 79 में, अलबत्ता 70 में करने वाला था, क्योंकि मेरे चित्र को, कुछ आधुनिक चित्र थे मेरे, उनको श्रीपत राय के यहाँ कमलेश्वर जी ने देखा। और कमलेश्वर जी से मैं थोड़ा सा सारिका पढ़ने लगा था और कहानियां पढ़ने लगा था। तो मैंने उनको पत्र लिखा करता था। एक दिन वो ढूंढते हुए पूरे देवास में घूमते रहे और मेरे घर पे आकर पूछा उन्हें कि प्रभु जोशी हैं क्या। मैं पेंटिंग करके थका हुआ सोया था, तो मैंने छोटे भाई को ये बोल दिया, तो ना कर देना। कमलेश्वर जी के पत्र ना का कर दिया। हाँ, ये कुछ कमलेश्वर लाइनें का, आप तभी की चिट्ठी है कमलेश्वर की। जी जी। हाँ, तो हाँ। कमलेश्वर ने मेरे चित्र देखे और कहा कि तुम्हारे जो जल रंग है ये नगर निगम के पानी में घोलने लायक नहीं है, इन्हें इन्हें तो समुद्र का जल चाहिए। यानी वो कहना हम्म चाहते थे कि एक हम्म ज्यादा बड़े फलक पर, बड़े क्षितिज पर तुम जाओ और तुम्हारी हम्म एग्जीबिशन जहांगीर आर्ट गैलरी में होना चाहिए। और उन्होंने हम्म बुक भी करा दी थी गैलरी। लेकिन मैं हम्म ही नहीं जा पाया। बाद में उनके पास रहा भी मैं एक बार, हम्म एक महीने करीब। उस समय उनके साथ गुलजार भी आए हुए थे मेरे यहाँ, है ना।
और कमलेश्वर से जो बात हुई मेरी, तो उसका कारण एक बड़ा ये था कि मैं उनको बहुत अच्छे खत लिखता था और बड़ी प्रीतिकर लेकिन बहुत शिष्ट असहमति व्यक्त करता था। तो वो समझते थे कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी होऊंगा, लेकिन जब देखा उन्होंने कहा ये तो 21-22 साल का लड़का है। अच्छा, मैंने फिल्म पर एक लेख लिखा था जिसमें अच्छा, लिखा था आपको तो कहानी का शिल्प और फिल्म संपादन, ये 21-22 की है उम्र ना, आप बता रहे हैं। विषय था, 23 सारिका में छपा था वो लेख। जी मैं ये जी। कह रहा था कि 23 साल की उम्र में तो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। हाँ, मैं कहानी भी मेरी 23 साल की उम्र में धार्मिक हम्म में छप गई थी, हम्म पहली हम्म कहानी। तो मैं यही हम्म बता रहा था कि उन्होंने देखा, तो मैं कहने लगे कि तुम फिल्म पर क्या एफटीआई में जाने की तैयारी कर रहे हो, गुलजार साहब ने पूछा। हम्म तो मैंने कहा नहीं। बोले तुमने इतना अच्छा कैसे लिखा फिल्म संपादन और इसको लेके। तो हम्म वजह क्या थी, दरअसल मैं इसका श्रेय देता हूं अपने उस नौकरी को जिसे कहा जाता था बुक लिफ्टर का, और मैं कॉलेज में बुक लिफ्टर था। तो मैंने वहां क्या किया, एक काम किया, वहां ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड की सीरीज पूरी पढ़ डाली, है ना। और मैं मास्टर जो थे कहानीकार, हैं, चाहे वो मतलब जेम्स जॉयस हो, चाहे एडगर एलन पो हो, चेखव हो, टॉल्स्टॉय हो, दास्तोयेव्स्की हो, उन दिनों तो उस सीरीज में आपको याद होगा फेवर एंड फेवर की सीरीज थी, ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी वर्ल्ड। वो मैंने पूरा पढ़ा और मुझे कहानी की समझ ऐसी आ गई कि मुझे जब कमलेश्वर को मैंने चिट्ठी लिखी तो उनको लगता था कि मैं मतलब कहानी के बारे में बहुत कोई बड़ा जानकार आदमी हूं। तो मैंने उनको एक कहानी भेजी, उनकी चिट्ठी आई, मुझे याद है आज भी, कि तुम्हारी कहानी पढ़ने के बाद आज मैं दिन भर कोई काम करने लायक नहीं रह गया हूं। तुमने अद्भुत कहानी लिखी है और तुम कहानी और सिर्फ कहानी लिखो, और हिंदी को और मुझे कहानी की जरूरत, कहानीकारों की जरूरत है। वो कहानी थी मेरी पितृण, जिसके नाम से मेरा संग्रह भी निकला है। जी जी जी। तो मुझे इसलिए वो पहली ही कहानी मेरी धर्मयुग में भी इसलिए स्वीकृत हो गई क्योंकि धर्मयुग में ऐसा था कि इनकी 50 कहानियां वहां छप चुकी, 20 कहानियां वहां छप चुकी, एक किताब इनकी आ चुकी, और ये धर्मयुग में पहली कहानी, ऐसा चलता था। लेकिन मेरे बारे में उन्होंने छापा था कि इनकी कहीं भी प्रकाशित होने वाली पहली कहानी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहली कहानी वही थी। तो मैं कहानी बाद में कहानी लिखने लगा, चित्रकार ही मैं पहले था। और जलरंग की जहां तक बात है, मैं इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी का अवार्डी हूं, मैं फीचर आर्टिस्ट हूं, जिसका समीर मंडल करके जो बहुत अच्छे जलरंग चित्रकार हैं वो भी फीचर आर्टिस्ट हैं, और मैं उसमें अमूर्तन में ही काम करता हूँ। अच्छा, ये लैंडस्केप एब्स्ट्रैक्शन प्रभु में एक तरह का प्रभु जी जी पर्सपेक्टिव तैयार करके करता हूं मैं। जी जी जी। जी। मैं लेकिन चित्रकला पर मैं ये थोड़ी जानता हूं कि रियलिस्टिक पेंटिंग जो है, और ऑयल में काम करता हूं, सभी तरह का काम करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जो जलरंग कर रहा हूं वो जलरंग मुझे ख्याति दिलाएगा, क्योंकि थोड़ी उसका बातें जो मैं आपकी जी हैंडलिंग है वो बिल्कुल हाँ, है। आपकी चित्रकारी पर थोड़ा सा इसमें और एक बात मैं बताता हूं आपको। देखिए कि मैं जी वाटर कलर कैसे अच्छा करने लगा। मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था वहीदा रहमान का, रेशमा शेररा फिल्म रिलीज हुई थी उनका, और तीसरी कसम, और उनका एक डांसिंग पोज था 3 बाय 4 फीट में। तो मेरे आगरा बॉम्बे रोड पर मेरा कमरा था किराए का, जहां मैं और मेरा मित्र रहते थे। तो एक सज्जन उतर के आए, और उन्होंने देखा, अ, 2 लोगों को खासतौर पे मैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा उस कमरे में आने वाले। देखा, उसने कहा कि ये तुमने बनाया है? मैंने कहा हाँ। मेरे वाटर कलर भी लगे हुए थे। तो उन्होंने, मराठी थे सज्जन वो, कोट पहने हुए, टोपी पहने हुए, और वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से कहीं आए हुए थे। उन्होंने देखा
और मुझसे पूछा तुमचा कलर बॉक्स कुठे आहे, तो मैंने अपना बताया, तो उन्होंने उसमें से काला और सफेद रंग निकाल के अलग रख दिया। कहा है कि इसको हम्म, खिड़की से बाहर फेंक दो, क्योंकि इन दोनों रंग हम्म, की जरूरत नहीं है, ये दोनों रंग नहीं है, है ना। भाई तुम हम्म, अपने बालों को देखो, वो काले हैं क्या, धूप में खड़े रह के देखना, ये काले नहीं है, है ना। तो और सफेद की जहां तक बात है, सफेद तो तुम्हारे पास सफेद ही सफेद है, पूरा कागज तुम्हारे पास सफेद है। कागज, कैनवास मतलब ही सफेद है। एडवाइज मी दैट हाउ टू एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल ऑफ व्हाइट कलर वाह। ऑफ पेपर। तो मैंने जब भी लैंडस्केप किया, आई लेफ्ट व्हाइट अनपेंटेड, और ये हम्म, टेक्निकल एक्सीलेंस मानी जाती है। आज भी मैं हम्म, पोर्ट्रेट करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा एक पोर्ट्रेट निराला का बहुत दूर चलता है, उसमें से फेसबुक में से लोगों ने नाम ही निकाल दिया उसका, अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करते हुए उसको। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसा है। मैं कुछ आपकी तो जो वाटर वो कलर की मैं पेंटिंग्स है, जाने लगा, इसलिए प्रभु आप भाई। देखेंगे इस पेंटिंग में, इसमें सारा व्हाइट जो है, व्हाइट छूटा हुआ दूर तक भी। अगर एक छोटा मकान भी जैसा दूर दिख रहा, तो मैंने व्हाइट छोड़ा है हम्म, उसे। हाँ। और इसके कारण ही मुझे इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी का अवार्ड मिला, मुझे थॉमस मोरान अवार्ड मिला वाटर कलर के लिए, मुझे हम्म, भारत भवन का भी वाटर कलर के लिए मिला। क्योंकि मैं जहाँ कला की बात चलती है जहाँ, तो मैं वहां करूंगा। जैसे ये आप जो चित्र अभी दिखा रहे हैं, हम्म, दरअसल ये अ, अ, प्रसार भारती ने एशियन गेम्स के समय एक कैलेंडर छापा। तो उनके जो ये सीईओ थे कैलेंडर ठीक शर्मा लगता है। करके, वो हम्म, उन्होंने एक आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे चित्र लाओ सारे। तो इंदौर में उन्होंने चित्र हम्म, देखे, और इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एशियन गेम्स के समय इंटरनेशनल मास मीडिया को टोकन की तरह भेंट करने के लिए हम एक कैलेंडर बनाना चाहते हैं। और वो हम्म, मेरे 12 पेंटिंग का कैलेंडर छापा था। उन्होंने एक टेबल हम्म, कैलेंडर भी छापा था, और एक हम्म, वॉल कैलेंडर भी, जो देश भर के सारे दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों में लगा था। वो आप देखें हम्म। उनके लैंडस्केप, तो आपको लगेगा जी, कि वो एक अलग किस्म के प्रयोग हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जल रंग के साथ एक बड़ी बात ये होती है कि वो माफ नहीं करता आपको। अगर आपने गलती कर दी तो आपको कागज फेंक देना पड़ेगा, इसीलिए है प्रीतिश ना। नंदी ने आपको और कहा भी। दूसरी प्रीतिश नंदी ने चीजें, प्रीतिश नंदी ने आपको जल रंग का हाँ प्रीतिश नंदी सम्राट कहा। ने मुझे, प्रीतिश नंदी का बहुत मजेदार था कि मैंने एग्जीबिशन किया, हम्म, मैं था नहीं, तो वो 1 घंटे घूमते रहे। तब वो इलस्ट्रेटेड वीकली नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पूरे उसके मतलब वो चीफ थे उस समय। हम्म, तो उन्होंने देखा, और एग्जीबिशन में घूमते रहे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आर्टिस्ट कहाँ है। हालांकि मेरे हम्म, प्रीति नंदी से पत्राचार था, तो ये नहीं पता कि वही प्रभु जोशी है जो कभी सन 70 में मेरी और उसकी चिट्ठी पत्री थी। क्योंकि उनका हाँ, नो हाँ, वेयर करके कविता संग्रह आया था, और यूथ टाइम्स में उसको कविताएं छपी थी। हम्म, जब उन्होंने एटलीस्ट मुझसे, मैंने मुझसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, वो चले गए। लेकिन हम्म, मैं कहाँ ठहरा हूं ये ढूंढने के लिए, ऑलमोस्ट ही वॉक फॉर हाफ 1.5 किलोमीटर इन नी डीप वाटर टू सर्च मी। मेरे को ढूंढने आए, और ही नॉक द डोर और कहा, प्रभु जोशी यू आर माई डिस्कवरी, कमा बाहर आओ। और मुझे लेके अपनी गाड़ी में बिठा के, रात की बात है, ले गए, खिलाया, और कहा कि तुम टाइम्स ज्वाइन कर लो, छोड़ दो इस सरकारी नौकरी में क्या रखा है भाई, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वाटर कलर का। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात अंग्रेजी में चल रही थी कि देखो, हम्म, बंगाली लोग जानते हैं कि जल रंग क्या होता है ना। और हम्म, तुमने जो हम्म, जल रंग किया है वो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, इसलिए तुम मेरे हम्म, साथ आ जाओ। और मैंने 45 पेंटिंग ले गया था, और मैंने 90 पेंटिंग बेचे थे जहांगीर में। ओह, ओह, और सब दूर बहुत लोगों ने खरीदा, और उसकी उसी कारण मुझे सब जगह अवार्ड मिला। मैं आज भी, जैसे मैं अभी अगर किताब निकालूंगा अपने काम पर, तो मैं जल रंग की निकालूंगा, तेल रंग की नहीं हम्म, निकालूंगा। हम्म, क्योंकि एक तो मैं अमूर्तन में, जैसे कोई कहता है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ या पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट जैसी पेंटिंग नहीं होती यार। एब्स्ट्रैक्ट जो चीज होती है वो दिखाई नहीं देती है ना। अच्छा, ये पर दरअसल आप प्रभु। एब्स्ट्रैक्शन अमूर्तन करते हैं,
जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो बात कहना चाहता जी। हूँ थोड़ा सा स्पेसिफिक और आपकी पेंटिंग पे और आपकी कला पे होना चाह रहा हूँ कि हाँ। आपने जैसे आमतौर से आज जी भी बोलिए। लोग जो कम जानते हैं या जानते हैं उन वो भी अब मोनालिसा की पेंटिंग है, हम्म। वो उसे आज भी वो कहते हैं कि स्माइल ऑफ हाँ। मोनालिसा, मतलब कि वो आज तक बनी नहीं उस तरह की। आपने हम्म। उसको स्माइल पोर्ट्रेट ऑफ, सोसाइटी का अवार्ड मिला था, जी, और स्माइल ऑफ मलेशिया का भी चाइल्ड मिला था, मोनालिसा, ऑनलाइन आर्ट ये ये गैलरीज का। ये जी पेंटिंग है जी। वो। तो ये कैसे आपको हाँ हाँ ये जी। आया ख्याल कि चाइल्ड स्माइल ऑफ वो चाइल्ड मोनालिसा बनाया जाए? नहीं, क्या था कि एबॉट करके अमेरिका की कंपनी है, हम्म उनके जो फार्मा की है उसके हेड थे, हम्म एक कंट्री हेड, उनकी बेटी का ये चित्र था, मैंने बनाया। तो मुझे लगा कि मोनालिसा अगर छोटी होती तो ऐसी दिखती, तो मैंने बनाया। अच्छा अच्छा। ये ठीक है, अवार्ड है, क्योंकि आजकल क्या है कि अगर लगभग आप पर एक तरह का आपको लगभग शूद्र की तरह देखा जाता है अगर आप रियलिस्टिक पेंटिंग करते हैं, है ना। हम्म मतलब मैं हम्म जानता हूं कि अगर उनसे गांधी का स्केच बनाने का कह दिया जाए तो गांधी नहीं बना पाएंगे, खुद हम्म का भी नहीं बना पाएंगे। तो क्या होता है कि वो बहुत सारे ऐसे कला में हमारे यहाँ उस तरह का चल गया। तो मैं भी जानता हूँ कि मैं भी उसी तरह का जल रंग में एब्स्ट्रैक्शन करता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि ये जो मैंने काम किया है वो मतलब छोटा मोटा काम नहीं है, मुझे अपने अच्छा, काम ये की कम से कम पहचान है, जी, क्योंकि मैं। मोनालिसा के मोनालिसा जी की पेंटिंग के बारे में प्रीति तामोट लिख रही हैं। वो स्वयं भी जी चित्रकार हैं, जी छापा कला की ये अच्छे चित्रकार हैं प्रीति तामोट, आप जी जी। जानते होंगे। तो वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ मोनालिसा से ज्यादा सुंदरता के हिसाब से किशनगढ़ की राधा कृति है, पर शायद हाँ चित्रकारी के अलावा बहुत कम लोग हाँ इसे, चित्रकारों के अलावा बहुत कम लोग इसे जानते हैं। कुछ इस विषय में आप कहना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ। जी जी। नहीं, मैं देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूं कि हम मोनालिसा से भी क्यों तुलना करना चाहते हैं। अंततः हम हम्म पश्चिम की तरह देखना चाहते हैं कि हम अपने यहाँ मोनालिसा ढूंढे। वो तो कभी नहीं हम्म ढूंढते कि वो किशनगढ़ की वो है उनके यहाँ। तो हमें हमारी हम्म जो कृति है, हमारी अपनी परंपरा है, उसको उसकी तरह देखना चाहिए। उसे किसी अन्य पश्चिम के किसी भी महान उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। मैं तो मैं मूलतः आपको बताता हूँ, तेल रंग तो मैंने इसलिए शुरू किया है कि उसने मेरा पेट भरा, मुझे पढ़ाई हम्म की, मैं अपने भाइयों को पढ़ा पाया, मैं शहर में रह पाया, है, घर चल पाया। हम्म। वरना भूख की वो स्थिति मैंने देखी है जब 2 दिन तक खाना नहीं था घर में, है ना। तो ओह, मैं ये बात नहीं कहना चाहता कि मैं, पर मैं ये जानता हूं कि आपको, अगर आप चित्रकार हैं, जो हम्म मास्टर पेंटर हमेशा वो कहलाता है जो लगभग सभी डिसिप्लिन में कम से कम काम करना जानता हो। अभी की स्थिति एक अलग है, अभी मतलब ऐसा है कि आप खुद भी चित्रकार हो सकते हैं, और अगर आप हम्म कहानीकार हैं या साहित्यकार हैं तो और जल्दी हो सकते हैं, हम्म क्योंकि आप एक तो 4 लाइन भी बनाएंगे या कैसा भी कुछ करेंगे तो उसकी चर्चा तुरंत होगी, है ना। हम्म। इसलिए आपको देखेंगे हिंदी में बहुत सारे कवि कथाकार मिल जाए, चित्रकार मिल जाएंगे, आपको कहानीकार चित्रकार मिल जाएंगे, है ना। हाँ, वो तो तो बहुत सारे हैं। राम कुमार दिक्कत जी ये है स्वयं ना एक कि, अच्छे, बड़े अच्छे कहानीकार भी थे, चित्रकार नहीं, भी थे। राम कुमार की बात इसलिए अलग है कि राम कुमार ने दरअसल चित्रकार की तरह ही काम सीखा, वो हाँ हाँ। चित्रकार की तरह जानते थे। उन्होंने जिस हम्म। तरह का काम किया था, मतलब डिवीजन ऑफ कैनवस, जिस तरह का हम्म एब्स्ट्रैक्शन किया था, है, हम्म वो उनका अपना खुद का आविष्कृत था। हम्म ऐसा नहीं, मैं मतलब हम्म। वो नहीं, मैं तो आजकल जो एक शगल चल रहा है कि आप फेसबुक पे डाल दीजिए अपने अपने विचार चित्र, उस तरह के रेखांकन बनाए हुए, अच्छा प्रभु कुछ जी, भी मैं कर दो दीजिए, चीजों, डूडलिंग डूडलिंग कर दीजिए जी आप। जी, दो चीजों पर मैं आपसे चर्चा करना चाह जी रहा था। अगर पेंटिंग की बात करें तो आजकल जी 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 पेंटिंग में देखते हैं कि ग्राफिक्स एचिंग, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब सैंड आर्ट हो गया है, तो मेटल आर्ट हो गया है, ग्राफिक्स हो गया है, एचिंग हो गया, मतलब वो थोड़ा सी यांत्रिकता की तरफ चित्रकला मुड़ गई है। इसको आप, इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि आपने जो काम किया है बड़ी ट्रेडिशनल शैली में, आपने परंपरागत शैली को अपनाया है, पोर्ट्रेट नहीं, लिया है, मैं जल देखिए, रंग लिया है, मैं कलर किया है। मानता हूँ कि देखिए, जब से
नहीं, कला में क्या है, देखिए पूंजी का जब प्रवेश हुआ तो फिर वो कलाकार माथत हो गया उसका। आप सोचिए कि पीरो मेनंजी करके उसने अपनी जो है मुझे याद आ रही धूमिल की एक कविता, धूमिल ने कहा था जिसमें बड़े संकोच और गुस्से में पूछते हैं, क्या मैं निष्ठा की तुक विष्ठा से मिला दूं क्या? यानी तो पीरो मेनेंजियो ने क्या किया है कि अपनी ही मतलब विस्टा को शीशियों में भरा और इंस्टॉलेशन की तरह बेच दिया करोड़ों में। मैं आपको वो आप गूगल में जाएंगे तो देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन दरअसल मैं ये मान के चल रहा था कि जो मेरी समझ थी और जो मैंने पढ़ा था उस हिसाब से कि इंस्टॉलेशन का मतलब ये था कि जिस तरह से पूंजी कला में आ रही है तो हर कोई आदमी कलाकार बन रहा है किसी भी तरह का काम करके। तो चित्रकारों ने उसको टू मॉक एट द ट्रेंड उन्होंने क्या किया था कि कांच के टुकड़े, एक जूता और वो रख दिया। मैंने सोचा अब इसकी क्या करोड़ों में कीमत लगा दी, आप खरीद लोगे क्या? तो जो कला को खरीदने की जो ताकत थी, जो अहम था, उस अहम को लगभग जमीदोज करने की प्रतिज्ञा के साथ इंस्टॉलेशन आया था। लेकिन पूंजीवाद की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो आप उसके खिलाफ जाओ तो आपके खिलाफ जो किया जा रहा हो उसको भी वो भुनाने के लायक बना देता है ना। तो इंस्टॉलेशन इस समय एक ऐसी कला हो गई कि बस पूछिए मत, हर आदमी करने लगा इंस्टॉलेशन। लगा कि भाई उसने यहां तक कि एक बड़े अंतरराष्ट्रीय कला में एक आदमी ने, एक चित्रकार ने कुत्ता बांध दिया वहां, उसका इंस्टॉलेशन है। वो कुत्ता भूखों मरता रहा वहीं वहीं और मर भी गया और उसे सब लोग करते रहे। देखिए मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बता दूं, मैं मुझे कोई चित्रकार माने या न माने मैं इसकी चिंता ही नहीं करता है। दिक्कत ये है कि जो मेरे कहानीकार मित्र हैं वो कोशिश करते हैं कि ये कहते हैं वो प्रभु जोशी चित्रकार है, और जो चित्रकार की दुनिया है वो कहती है कि नहीं वो तो कहानीकार है, और कहानीकार भी भगवान जाने क्या मालूम ऐसा रहता है। तो क्या था कि फ्रांस के एक चित्रकार जो है, मैंने आप सब इतिहास जानते हैं, उसने क्या किया कि एक गधे को कैनवस पे उसकी पूंछ से कलर बांध दिए, ब्रश वगैरह, और घुमाया और कैनवस पे जो भी छींटे और जो भी आकार बने उसको उसने निकलाया और बहुत अच्छा सा फ्रेम करके एक फ्रांस की बड़ी गैलरी में लगा दिया। इसके बाद उसने 5 बड़े क्रिटिक को आमंत्रित किया कि आप इस चित्र कृति के बारे में बोलिए। तो जैसा कि समीक्षक होता है वो बगैर लिखे भी लिख सकता है, सबसे बड़ी बात ये। तो उन्होंने लिखा कि जिस तरह से चित्रकार ने रंगों में अपनी आत्मा की अभिशाप को व्यक्त करने की कोशिश की वो अद्भुत है। एक ने कहा कि वो अपने ही प्रति अराजक हो चित्रकार शायद, इसके कारण उन्होंने रंग के जो परस्पर और पारंपरिक एक दूसरे के साथ युति थी उसे तोड़ दिया उन्होंने और उसे बाहर आ गए हैं। इसे कहते हैं कैद से बाहर खड़ा हो जाना। इस तरह से 4 समीक्षकों ने उस चित्रकार के, तो इसके बाद चित्र पर टिप्पणियां दी। उस चित्रकार ने बुलाया, कहा कि मैं चित्रकार को बुलाता हूं। उन्होंने गधे के सामने खड़ा कर दिया कि वे चित्रकार ये है, इनकी पूंछ से बने हुए हैं। तो ये कला समीक्षा पर एक तरह से इससे बड़ी व्यंग और क्या हो सकता है ना। मुझे याद है कि एक बड़े एक समीक्षक जो है ने, भाई मुझे लगा कि मैं खुद भी उतना शब्द निवेश कर सकता हूं जो करना आप चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि जो रजा बात कहते हैं ना कि जो आपकी चित्र ही आपकी बोलेंगे, मुझे मेरे वाटर कलर बोलते कर रहा हूँ, है ना। मुझे अलग से जरूरत नहीं होती कि मुझे याद है कि हारमोनी में एक लड़की ने 4 चित्र बनाए थे। मैं उसका देखता रहा तो मैंने कहा कि भाई तुमने क्या बनाया? तो तुरंत वो अंग्रेजी बोली, यू नो व्हेन आई हैव बीन इन स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड आई वांट टू पेंट rather siphon out the darkness of my soul. I have painted the darkness of my soul. उसने 4 चित्र ऐसे बना रखे थे कुछ काले वाले रंग से। मैंने कहा इसने आत्मा के रंग को, तो मैं सुनता रहा। उसके बाद मैंने हिंदी में उससे कहा कि बेटा ये तुमने बोला या तो मैंने सुन लिया, क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं इससे, पर तुमने ये बनाया क्या है कैनवस पे?
तो यू डू नॉट नो द बेसिक डिवीजन ऑफ फ्रेम, तुमको ये तक नहीं मालूम है कि क्या करना, तुमने चित्र कैसे बनाया। तो वो कह रही अंकल आप कौन, तो मेरे कहे जो 4 चित्र लगे हैं ना जहां इस समय सतीश गुजराल खड़े हुए हैं, वो मेरे पेंटिंग है। बोले अंकल ऐसा है कि आंटी बोली आई वांट टू क्यूरेट यू, तो मैंने अपने दोस्तों की मदद से कुछ कैनवस पे किया, है ना। आपको विश्वास नहीं आएगा कि रात के 12 बजे तक 8-8 लाख में वो पेंटिंग बिक चुके थे। तो मुझे मतलब एक तरह का मोह भंग हो गया। आज आज इससे बड़ी विडंबना क्या है कि हर चित्रकार जब मिलता है तो ये बात करता है, वो ये नहीं बात करता है कि कला में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, नया विचार क्या आ रहा है। वो ये बात करता है कि मेरी पेंटिंग उस गैलरी में लग गई और उसकी पेंटिंग 1.5 लाख में, 2 लाख में, उसकी 15 लाख में चली गई, उनकी 17 लाख में चली गई, है ना। तो क्या है, ये कला एक में एक व्यापार किस्म का का बहुत झूठ भी चलता है। मार्केटिंग, जी, मार्केटिंग और बाजारबाद का हाँ, इसका मतलब प्रभाव तो झूठ है ही। का बाजार भी और बहुत है, झूठ का बाजार भी बहुत है। हाँ, लेकिन आपकी अगर क्योंकि पेंटिंग पर कला ही में क्या हुआ देखिए। हम लोगों ने बहुत सारी बातें पेंटिंग पे कर ली। जी थोड़ा और दूसरे पक्षों की जी तरफ भी हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं आपसे, लेकिन एक अंतिम बात इसमें जरूर हम कहेंगे कि जी जी आपकी पेंटिंग में, आपके चित्रों में नदी है, पहाड़ हैं, पक्षी हैं, जल है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य नहीं देखा, मैंने कम देखा है, शायद हो दूसरी पेंटिंग्स में। नहीं तो है। क्या यही देखिए, कारण? मैंने पेंटिंग किया, जब पोर्ट्रेट किए हैं, कंपोजिशंस किए हाँ, हैं। पोर्ट्रेट में है, नहीं, लेकिन मैंने ऐसे। केवल सब भी किए हैं मैंने। नहीं, वो हम्म क्या है, मैंने केवल जल रंगों में एक सीरीज शुरू की और एक तरह का काम ये किया कि प्लेसेस हम्म अनपीपल्ड, वो जगह है जहां मैं कभी गया ही नहीं और जहां मैं कभी जाऊंगा भी नहीं, हम्म क्योंकि वो मेरे हम्म माइंडस्केप्स थे। क्या है कि रंग की हम्म इच्छा भी खुद चित्र बनाने की कोशिश करती है, मटेरियल इटसेल्फ जी डिक्टेट। और बिल्कुल। मेरा एक सोचना था, जो मैंने बड़े चित्रकारों से देखा, कि जल रंग में ब्रश का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ब्रश तो सिर्फ इसलिए है कि जो रंग जिस तरफ जाना चाहता है उसे वो मदद कर देता है कि तू इधर चला जा। मुझे याद है कुमार गंधर्व हम्म। का एक बहुत अच्छा था, एक बार राग केदार गा रहे थे, उसमें उन्होंने कोमल हम्म लगा दिया शायद। तो हमने मजाक में कहा कि उसमें तो कोमल लग गया था, क्योंकि मैं देवास का हूँ, कुमार जी कहने लगे, वो बड़ी देर हम्म। से खड़ा था, वो कह रहा था कि आ जाऊं, आ जाऊं, तो मैंने कहा आ जा। तो कहने बड़े का मतलब बड़े ये है कलाकार। कि हम्म आपको जब रंग जाने लगे, बहने लगे, तो आप सिर्फ चित्रकार की हम्म। तरह देखिए और ब्रश से मदद करिए वो किधर जाना चाहता है। तो रंग की इच्छा भी चित्र को बनाने लगती वाह, है बहुत ना। सुंदर। और बहुत अच्छी आपकी व्याख्या जो आपने कल्पना की। होती है, तब हम्म। उसको उसको जाके वो चित्र की तरह रूप लेने लगती है वो। अच्छा मैं प्रभु बहुत भाई, ज्यादा जब आप कोई गरिष्ठ भाषा में नहीं बात कर रहा हूँ, वरना चित्र, क्या है नहीं कि नहीं, वो बहुत लफाजी तो सब दूर देखता हूं मैं, इसलिए जब मैं बहुत आपकी सामान्य बातचीत कर रहा हूँ। जब आपकी कहानी जी पितृ ऋण आई धर्मयुग में, और उसके बाद एक और कहानी आपकी नान्या छपी जी। थी, मुझे ख्याल आ रहा है कि नान्या एक अलग नान्या तरह की मेरा कहानी है। उपन्यास है। नान्या उपन्यास है नान्या आपका? उपन्यास है। और हाँ हाँ। जी, मैंने क्या किया था, देखिए, मैंने 4 उपन्यास अपनी लिखे थे, अपनी तीलियां, है ना। वो भी और एक अपनी कम अपनी से तीलियां। कम मेरे पास 1,500 खत होंगे। अज्ञे, रघुवीर सहाय, मनोज श्याम जोशी, कमलेश्वर भारती, ज्ञान रंजन, हम्म ऐसे तमाम लेखकों के। और हम्म 20-25 कहानियां थी अप्रकाशित। वो क्या हम्म हुआ कि संयोग से बारिश के समय नौकरानियों ने काम कर रही थी, मजदूरन, उन्होंने वो थैली में भर के छत पे चढ़ा दिया और बारिश आ गई, वो मेरा सारा का सारे उपन्यास गल गए ओह। हैं। सिर्फ एक उपन्यास मेरा जो टाइप किया हुआ था, जो इंडिया टुडे की वार्षिकी में 60 पेज उसके छप चुके थे बहुव्रीहि करके, हम्म वो उपन्यास हम्म। बच गया उतना। तो मैंने ओह। अभी कोरोना के समय में उसको लगभग पूरा कर लिया है। 2 एक चैप्टर बचे हैं, वैसे तब भी मैं 400 शब्द, उसके 400 पेजेस कर चुका था, बहुब्रीहि करके वो आएगा। और हम्म उसमें आपको लगेगा कि भूमंडलीकरण दरअसल क्या है। क्योंकि हम्म। भूमंडलीकरण की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फ्रेडरिक जेमिसन ने कहा था कि जब तक आप विकासशील राष्ट्रों का नागरिक समझेगा कि भूमंडलीकरण क्या है, तब तक वो अपना काम निपटा चुकेगा। तो हमारे जबकि यहाँ जी, भूमंडलीकरण आप पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उपन्यास जो होगा वो मेरा
बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास मानता हूं मैं अपने काम का। आपका जो कथा संसार है वो हमेशा हमने पाया है, आपकी जो कहानियां मैंने पढ़ी हैं, उत्तम पुरुष भी आपका एक जी। संग्रह है, जिसमें हाँ। कई कहानियां हैं जी जी। संकलित। आया था। तो जी। जी, तो उसमें कई आपकी कहानियों में हमेशा मुझे एक मालवांचल की एक सुगंध तो मिलती ही रही है। एक भाषिक मुहावरा वहाँ का हमेशा वो दिखाई देता है, क्योंकि आप हम्म, मालवांचल से हैं, तो वो दिखाई देता है। लेकिन बिल्कुल। हमेशा एक संघर्षरत एक पात्र हमेशा उसमें जीवंत तौर पे आता है। तो ये खास तौर से नहीं ऐसी ही कहानियां आपकी हैं, या कुछ प्रेम और प्रणय के मलय गंधी सुरों से भी निकली हुई कहानियां हैं? नहीं, मेरी लगभग 60 कहानियां केवल हम्म। धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान और एक कहानी रविवार में और एक कहानी पहल में छपी। बाकी सारी कहानियां मेरी इन्हीं पत्रिका में छपी थी। और हम्म। इसकी वजह से कई बार ये रहता था कि वो तो रंगीन पत्रिकाओं के लेखक हैं, है ना, हम्म। क्योंकि उन दिनों हम्म। छोटी पत्रिकाओं का, लघु पत्रिकाओं का युग था। हम्म। मैंने मतलब बहुत सारे लेखकों का जो के पढ़े हैं विचार। मैंने एक हम्म। बार पहल को काफी लेखकों के विचारों, कहानी और शिल्प के बारे में जो उनके विचार हैं वो भी हम्म। मैंने अनुवाद करके दिए थे। तो एक सीरीज निकली थी, राइटर्स एट वर्क, जो पेरिस रिव्यू इंटरव्यूज थे। उसमें से मैंने नई हम्म। दुनिया में बहुत सारे ट्रांसलेशन किए, क्योंकि 5 साल नई दुनिया में मैंने काम किया। तो हम्म। उन जो मास्टर थे उन्होंने एक बात कही थी, तो वो मेरे ध्यान में रही कि मैं आप देखेंगे कि मैंने अगर कमीगाह कहानी लिखी है तो आपको हम्म। पढ़ के लगेगा कि ये आदमी मुसलमान होगा, शायद मुसलमान के घर में ही रहा हो। अगर मैंने एक दर्जी की कहानी लिखी तो ये लगा कि निश्चित इसका पिता दर्जी ही होगा, क्योंकि इतनी बारीकी की काम करता है ना। अगर मैंने हम्म। पेंटर की कहानी लिखी, बोर्ड पेंटर की, तो लगाएगा कि आपको बिल्कुल ये इसने बोर्ड पेंटिंग की होगी। हम्म। अगर आप टिफिन ले जाने वालों के बारे में पढ़ेंगे कहानी मेरी किस हाथ से, तो बिल्कुल लगेगा बिल्कुल। कि ये टिफिन डालता होगा। ये तो प्रामाणिकता जो और मजेदार आपकी बात है कि कहानियों में, दरअसल मैंने जी, परिवेश की जो प्रामाणिकता। मैंने मैंने हाँ। टिफिन डाला है, हम्म। टिफिन का डाला, मैंने दीवारें पोती है, मैंने होटल में काम किया, मैंने प्यून का काम किया, मैंने लेबोरेटरी असिस्टेंट का कॉलेज में काम किया, है ना। और सॉरी, सभी तरह के काम किए। इसलिए मैंने पोस्टमैन भी रहा, मैं 1 साल पोस्टमैन का भी काम अच्छा। किया मैंने। तो वाह। आपको मेरी कहानी अगर पोस्टमैन की कहानी लगता है कि ये पोस्टमैन जैसी होगी, तो वजह ये हम्म। कि मैं पोस्टमैन रहा भी था। तो हाँ बिल्कुल, और ये सही बात है कि ये अनुभव समृद्ध कहानियां हैं आपकी, क्योंकि जो अनुभव आपने किया, जो कुछ देखा, और वो विश्लेषण, उसके आधार पे आपने वो कहानियों का रचना संसार आपने गढ़ा। ये बात तो सही है। आज अगर हम आज की कहानी की बात करें, आज के दौर की कहानियों की बात करें, तो आप आज के दौर का कथा संसार आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बहुत साफ बात कहता हूं कि 77 के बाद मैंने कोई कहानी नहीं लिखी। अभी मेरे बेटे ने एक दिन कहा कि आप कहानी मुझे लिख के दीजिए, क्योंकि मुझे एक एशियन जर्नल में भेजना है जो अनपब्लिश शॉर्ट स्टोरी हो, ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में। तो मैंने 30 हम्म। पेज की कहानी इतने सालों बाद लिखी, जो और उसको दी। तो मैं समकालीन कहानी जो है पढ़ता तो रहा हूं, ऐसा नहीं। हम्म। जो जो व्यावसायिक पत्रिकाएं कही जाती है, चाहे जैसे कथा आदेश हो, चाहे ज्ञानोदय हो, या हम्म। इंडिया टुडे हो, या जो भी पत्रिकाएं चलती हैं, जी। उनमें ही कहानियां पढ़ी मैंने। छोटी पत्रिकाओं में मेरे पास आती नहीं उस तरह से। हम्म। मुझे एक बात ये लगी कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम समीक्षकों के कृपा साध्यों की सूची में आने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है हमारा लेखक। उसे भूल कर लिखना चाहिए कि कहीं समीक्षक है उसे, क्योंकि कहानी की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो किसी को संबोधित नहीं होती। कहानी सबसे पहले खुद को संबोधित होती है।
और संप्रेषण की बात की जाती है, जो हमारे अधिकांश मार्क्सिस्ट जो है क्रिटिक भी कहते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि संप्रेषण समाज शास्त्र का शब्द है, साहित्य का नहीं है वो। इसलिए एक लेखक को संप्रेषण की चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उसे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि एक कहानी जो मांग कर रही है अपने खुद के कहानी हो जाने की, उसको पूरी करे वो। और जब वो कहानी खुद कहेगी कि मैं ये हो जाना चाहती हूं। मुझे याद है कि हेनरी मूर के बारे में स्टीफन स्पैंडर ने एक टिप्पणी लिखी थी। उसने कहा था कि उसकी छेनी के सामने पत्थर को तय करना होता है कि वो क्या होना चाहता है। तो आपकी कलम के अंदर, आपकी भाषा के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि अगर वो सोच रहा है तो उस पात्र के सोचने की संभव भाषा के संभव मुहावरे में अभिव्यक्त वो कर सके। ऐसा नहीं हो कि आप अगर गांव की कहानी लिख रहे हो और एक नागर मुहावरे में आप लगातार कहानी लिख रहे हैं, क्योंकि जिस पात्र की संवेदना के तहों के अंदर उतरकर अधिकतम लोगों को अधिकतम संप्रेषित भी वो तब होगी जब वो जो पात्र है उसके प्रति ईमानदार होगी। तो कहानी को मैं ज्यादा मुश्किल बात भी मानता हूं मैं। ये ईमानदारी तो बहुत जरूरी है। और जब भाषा और संप्रेषण की बात आप कर रहे हैं, तो भाषा को लेकर के तो प्रभु जोशी जी आपने बहुत जगह मैंने पढ़ी है, आपकी बहुत तल्ख टिप्पणियां आपकी मौजूद हैं। एक जगह आपने लिखा कि हिंदी से राष्ट्रीयता की तीखी गंध आती है। जी, एक और जगह क्या है कि एक और जगह आपने लिखा, एक और जगह आपने लिखा कि देश में राजभाषा एक स्थगित स्पंदन है। तो भाषा को क्या हुआ था, जैसे 24, मैं ये मान के चलता हूं, देखिए 24 जुलाई 1991 को हमने बेल आउट डील पर हस्ताक्षर किए। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली, लेकिन 24 जुलाई 1991 को हम 500 साल के लिए गुलाम हो गए। और ये गुलामी, देखिए जब वो पहले आए थे तो ये कहते हुए आए थे कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, है ना, क्योंकि वो ये मान के चलते थे। और आपकी भाषा के बारे में वो कहते थे कि वी आर अ नेशन सिंस वी हैव व्हाट एंड वी हैव लैंग्वेज, जबकि आप लोग तो असभ्य हैं क्योंकि यू हैव डायलेक्ट, आपके पास तो बोलियां हैं। तो उन्होंने भाषाओं को जिस तरह से 20वीं शताब्दी में अफ्रीकी भाषाओं को नष्ट किया, ठीक उसी युक्ति के हिसाब से वे लोग एशिया की भाषाओं को नष्ट करने के लिए शुरू हुए। और उसके लिए कल्चर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है, उसी के जरिए आए। वो कहते भी हैं कि वी डोंट इंटर अ कंट्री विद गन बोट्स रादर विद लैंग्वेज एंड कल्चर, कि अब हम किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं तो किसी युद्ध पोतों के साथ नहीं जाते, हम तो भाषा और अपनी संस्कृति लेके जाते हैं। और हम पाते हैं कि वो तो गुलाम बनने के लिए खुद ही बेचैन है। जिस अखबार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसने लाइफ स्टाइल जर्नलिज्म शुरू किया। 4 पन्ने, यूथ, यंग, यूथ प्लस, और उसकी भाषा रखी उन्होंने अंग्रेजी में, अंग्रेजी की शब्दावली। उन्होंने उसमें 70% तक का अभीष्ट रखा कि उसमें हिंदी में 70% अंग्रेजी शब्द हो जाए। इंग्लिश, इसे कहते हैं क्रिलाइजेशन। हाँ, क्रियोलाइजेशन। हम कह रहे हैं, हमारे यहाँ कहने लगे इंग्लिश हो रही है। नहीं, आपको बताएं कि जो डेविड क्रिस्टल बड़े भाषा विज्ञानी हैं, जिनकी किताब है डेथ ऑफ लैंग्वेज, जो हिंदुस्तान आए थे, तो एक ने उनसे पूछा कि आप हमारी भाषा को इंग्लिश कर रहे हैं? तो उसने लगभग लताड़ते हुए कहा, उन्होंने ये कहा कि आप किसे इंग्लिश कह रहे हैं भाई, इट्स नन ऑफ योर लैंग्वेज, ये आपकी भाषा नहीं है, ये तो अंग्रेजी ने अपनी एक डायलेक्ट पैदा की है, क्योंकि इसके अंदर 70% तक शब्द हैं। इसलिए पहले आपकी भाषा को उन्होंने शामिल शब्दावली के जरिए 70% तक की। और भाषा क्या हो गई कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्टूडेंट्स ने मार्कशीट के डिले को लेकर प्रोटेस्ट किया, तो वाइस चांसलर ने एश्योर किया है कि विद इन वीक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। ये भाषा शब्द थी। तो वो निश्चित है, अब इसमें तो केवल कारक रह गए।
इसको केवल इसके बाद वो कहते हैं कि फाइनल असॉल्ट ऑन लैंग्वेज, अगर इस भाषा को खत्म करना तो इसका एक ही मात्र तरीका है, वो है कि आप इसको रोमन में लिखना शुरू कर दीजिए। तो आप देखें कि सारे अखबार मांग करने लगे कि भाई रोमन में हिंदी को क्यों नहीं लिखे जानी चाहिए, रोमिंदी होनी चाहिए, है ना। नहीं तो आजकल तो ये जो मैं सोचता हूं कि तमाम जो फिल्में बन रही हैं, सीरियल बन रहे हैं, उनकी उनके जो डायलॉग्स और स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो इसी तरह से लिखी जाती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ तो आप मान के चलिए कि भाषा का खात्मा उन्होंने ऐसे ही थोड़ी किया, क्योंकि हम दरअसल देखा जाए भारतीय लोग बड़े भोले और मूर्ख भी हैं, दोनों ही समझ लीजिए आप। क्योंकि सबसे पहले वो अपनी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अंग्रेजों की एक विशेषता होती है कि ये वो बता देते हैं कि तुम्हारे हित में तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है और बड़ा फायदे का भी रहेगा। तो हमने सबसे पहले हमारी संस्कृति, हमारी कला हो, हम सब कुछ जल्दी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने मतलब आपको तैयार कर दिया। आपको में से तर्क देते हुए लोग मिल जाते हैं, जो तर्क वो देते हैं भाषा के खत्म, भाषा तो नदी है, वो तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो प्राकृतिक नियम है वो सामाजिक नियमों पर कैसे लागू किए जा सकेंगे? है? आप क्या उतनी ही प्राकृतिकता के साथ भाषा को खत्म कर, भाषा जब इरादतन खत्म की जा रही है, जब अखबार का मालिक पत्रकारों की मीटिंग लेके कहता है कि 70% तक अब प्रेस कॉपी में अंग्रेजी के शब्द होंगे, अब आप सोच लीजिए आपको भाषा प्यारी है कि नौकरी प्यारी है? बिल्कुल। जब वो साफ कह रहा है और आप उसके बाद भी कह रहे हो कि तो नदी है, इसमें तो मिलता रहता है, तो किसे मूर्ख बना रहे हो या क्यों मूर्ख बन रहे हो भाई? आप अच्छे भले शब्द हैं। आप देखिए टीकाकरण, टीका चलता था, लेकिन आप देखिए पूरे कोरोना में वैक्सीन चलता रहा, अखबारों ने सारा वैक्सीनाइजेशन, वैक्सीन। और दुर्भाग्य है जो मैं जी। ये बात कह रहा था कि आपने तो ध्वनि साउंड में भी काम किया है, और ध्वनि का अर्थ है कि आकाशवाणी, रेडियो, और रेडियो में तो आपने बहुत सारे पुरस्कार, आपको तो बहुत लोग पुरस्कार पुरुष भी कहते हैं कि आपने तो आकाशवाणी एनुअल अवार्ड, मेरे ख्याल से 23-24 अवार्ड्स आपके नाम हैं आकाशवाणी के। कारण क्या था जी। कि सही आप कहानी लिखता था, क्योंकि पहली बार मानी। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं आया हाँ, और मैंने मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पर अंधेरे में। एक प्रयोग किया, जो नेकेड टेक्स्ट को लेके जो प्रयोग बेनोविट्स अमेरिका में कर रहा था थिएटर में, उसे मैं रेडियो में कर रहा था। तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है यार, बड़े पागल किस्म का आदमी, क्या 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 हो रहा है। यहां तक कि मेरी नौकरी जाने वाली थी, मतलब मैं टर्मिनेट होने वाला था, और संयोग से उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। 25 साल में पहली बार हिंदी स्टेशन को पुरस्कार मिला। तो मैंने इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे मतलब मैंने सल्वाडोर डॉली को लेके किया, पिकासो को लेके किया, है ना। और वो बड़ा मजेदार अनुभव था। यानी कुमार गंधर्व और आर के लक्ष्मण को उस्ताद लेके आमिर किया, खान को लेके भी किया। कुमार गंधर्व इनको लेके भी मैंने फीचर किए हैं, है ना। क्योंकि कुमार गंधर्व के यहाँ तो हम जाते भी रहते थे, उनको सुना भी है। ये अलग बात है कि मतलब कुमार गंधर्व पर एक लेख भी लिखा है मैंने, और उन पर एक संडे सप्लीमेंट नई दुनिया का पूरा मैंने उन पर तैयार किया था। अच्छा, आपने एक बार आपने कहीं कहा है, मुझे ख्याल आ रहा है कि जी आशा भोसले जी का इंटरव्यू आप करने गए, और वक्त नहीं मिल रहा था तो आप उनकी एक पेंटिंग बना के ले गए थे। वो किस्सा क्या था? उनके इंटरव्यू का बड़ा जी। रोचक किस्सा है आपका। क्या है, नई दुनिया संपर्क कर रहे थे कि भाई आशा जी का इंटरव्यू हो जाए, वो टाइम ही नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा मैं कर लाता हूँ, क्योंकि मैं नई दुनिया में काम कर रहा था। राजेंद्र माथुर के जाने के बाद 5 साल तक मैंने वहां के संडे सप्लीमेंट और पूरे फीचर पेजेस और संपादकीय की पृष्ठ पूरे देखे, क्योंकि मैं आकाशवाणी से इस्तीफा दे के वहां जा रहा था। तो मैं चला गया, तो उनको लगा कि जब लिया ही नहीं है तो ये जाएंगे कैसे, क्या करेंगे। मैं सीधा आशा भोसले घर चला गया। वो निकली तो उन्होंने कहा आप लोग कौन? मैंने कहा मैं प्रभु जोशी, और ये मेरे मित्र हैं साथ में, हैं ताम्रकट जी, हम आपका इंटरव्यू करना है। पर मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया। तो मैंने कहा मुझे मालूम है ना आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो बोले फिर मैं इंटरव्यू क्यों दूंगी? मैंने वही तो मैं सोच रहा था कि बगैर अपॉइंटमेंट लिए भी आपका इंटरव्यू किया जा सकता है क्या? अच्छा। बोले नहीं दूंगी। मैंने कहा, मत दीजिए, कोई बात नहीं। अब लेकिन
मैं आपके पास आया हूं, इस विजिट को एक्नॉलेज करने का कोई तरीका तो आप मुझे मदद करेंगी? हाँ बोले, फोटो निकाल लीजिए आप मेरा उनके साथ में। मैंने मैंने मेरा कैमरा नहीं था, उनको अजीब लगा कि ये कैसे लोग हैं, पत्रकार है और कैमरा साथ में नहीं। मैंने अपना उनका बनाया एक पोर्ट्रेट निकाला और कहा कि आप इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। देखते हुए चौंकी, तो मैंने इरादतन निब वाला पेन निकाला कि इस पे कर दीजिए। तो देखा, उन्होंने कहा नहीं, इतने अच्छे पेंटिंग है तो पेन से नहीं करेंगे, चलो अंदर घर में चलो, स्केच पेन से करेंगे। उन्होंने अपने कहा, बाड़ा तुझा स्केच पेन आना रे, ऐसा वगैरह किया। तो मैंने उनसे एक बात कही कि आशा जी, अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं आ रहा था आपके यहाँ तो आइसोडोरा डंकन की याद आ रही थी मुझे। कहने लगा आइसोडोरा डंकन है और मैं तो गायिका, तो उसका और मेरा क्या रिश्ता? मैंने कहा ये मैं जब अगली बार आऊंगा तब बताऊंगा क्या रिश्ता है। फिर वो पेन निकाला, मैंने धीरे से कहा कि जीवन के आपने अहम फैसले तब लिए जब आप फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। बोले काहे के बारे में, कौन सी प्रसंग के बारे में? नहीं, अगली बार जब आऊंगा ना तब आपसे कहूंगा। इस तरह से मैंने उसके बाद मैंने पूछा कि एक बात बताइएगा, आप रोती कब है? हाँ। ऐसा सवाल पूछने वाले बड़े अटपटे लगे, तो उन्होंने कहा ये बताओ भाई, हो कौन तुम? मैंने कहा आपके इंटरव्यू करना है। बोले जाना कहाँ था? कहा हमें आशा भोसले के यहाँ जाना था और फिर लौट जाना इंदौर। बोले बहुत अच्छी बात कर रहे हो तुम एक काम करो, मेरे साथ कार में बैठो। दरअसल क्या है, मेरे हस्बैंड जो है आरडी को हार्ट अटैक आया हुआ है, लीलावती में भर्ती है वो, और मैं खाना ले जा रही हूँ, तो तुम मेरे साथ बैठो, क्योंकि तुम ऐसी बात कर रहे हो कि जो दुख मेरा सामने है वो कम हो रहा है ना। और मैं उनके साथ 1 घंटे भर ट्रैफिक में, बॉम्बे में जानते हैं लीलावती जाना वार्डन रोड से, 1 घंटे का बढ़िया सा उनका इंटरव्यू हो गया। ऐसे ही लता जी का भी था। अच्छा। लता जी को मैंने एक शब्द कहा था कि आप सुगम संगीत की मोनालिसा है। तो इतना खुश हुई वो कि कहा मोनालिसा और सुगम संगीत का रिश्ता और चित्र से मैंने बड़ी खुशी, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया मुझे। फिर तो हम लोग अखबार में, जैसे आर के लक्ष्मण का, आर के लक्ष्मण के पास पहुंचे। अंतिम बड़ा दिलचस्प बताता हूँ। मैं गया तो रंजीत होसकोटे मेरे मित्र है, तो उन्होंने, मैंने कहा यार आर के लक्ष्मण से मिलना है। बोले नहीं, वो when he is at work, even management people cannot dare to knock the door। तो मैंने कहा कि यार मैं तो एक ही सवाल पूछने आया। बोले एक सवाल? हमने कहा तो बताओ। मैंने वो उन्हीं को बताऊंगा जब मिलेंगे तो। अच्छा। अब इसी बीच वो निकले तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि प्रभु जोशी हैपेंस टू वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज एन आर्टिस्ट, ही हैज अ सिंगल क्वेश्चन टू आस्क, आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। अच्छा। तो उन्होंने देखा, एक सवाल कहां से आया ये, मतलब अंग्रेजी में। हाँ। मैंने कहा कि, बोले ये उसने बताया रणजीत होसकोटे ने कि इंदौर से आया है। तो सोचे कि एक सवाल पूछने के लिए आदमी वहां से मेरे पास आया हुआ है, क्या सवाल है? तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, एक मृत आदमी देखा है, और वो सारी संसार की तरफ पीठ फेर कर सत्य की खोज में निकल गए थे, है ना। आपका जो कॉमन मैन है, हु हैज बीन विटनेस ऑल सॉर्ट ऑफ हवाला दिवाला एंड व्हाट नॉट, एंड ही इज डूम्ड नॉट टू स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड, एंड यू आर देयर, आपने उसे एक शब्द भी नहीं बोलने दिया इतने सालों में। अगर वो पहला शब्द बोलेगा, कहने को कह दिया जाए तो क्या बोलेगा? तो बोलेगे फ्रॉम विच टेलीविजन कंपनी यू आर? मैं रेडियो से। बोला रेडियो के लोगों से बहुत घबराता हूँ। तो मैंने कहा इवन आपको उसका जवाब मिल जाए तो मैंने कहा आई विल वेट अनटू द एंड ऑफ टाइम, मतलब कयामत तक इंतजार करूंगा आपका उत्तर का। उन्हें लगा कि ये कैसा है, पर कुल मिला के बाद में मैंने वो किया और इतना बढ़िया किया कि ब्रीच कैंडी पर
कॉमन मैन का स्टेचू बना के लगाया गया बॉम्बे में महानगर निगम पालिका ने, क्योंकि मैंने वो काम किया आर के लक्ष्मण को प्रभु लेकर। भाई, ये हम सब जानते हैं जो आकाशवाणी में काम करते हैं, कर चुके हैं, कि आकाशवाणी ने बहुत कुछ हाँ दिया हाँ, है, सबको दिया है। और हम लोग थोड़ा जी बहुत जी। जो कर पाए हैं अपने मूल काम से अलग, मतलब आकाशवाणी नौकरी के काम से अलग, हाँ हाँ तो कारण है कि वो आकाशवाणी हाँ बहुत हाँ। मददगार सिद्ध हुई है इसमें। लेकिन कई हाँ ऐसे हाँ। लोग भी प्रसिद्ध हुए जिन्होंने जो रेडियो को त्याग के प्रसिद्ध हुए। आप उनमें से हैं जो रेडियो को अपना करके हाँ प्रसिद्ध हाँ, हुए। मेरे कहने का आशय ये है कि हाँ। आपने चाहे नहीं, चित्रकारी की हो, चाहे कहानियाँ लिखी हो, 1 मिनट में ख़त्म कर लूँ अपनी बात, चाहे पत्रकारिता की हो हाँ, और तमाम तरह के काम आप किए हों, लेकिन रेडियो में रहते हुए रेडियो के जो प्रोडक्शन आपने किए, वो आज ही माइलस्टोन है। इसमें कोई दो राय नहीं, और आपने इसमें हम्म, भी बहुत बहुत वक़्त दिया है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन बाहर में बहुत कुछ करते रहे और उसको हम्म, करके वो प्रसिद्ध हो गए। तो इसका एक कारण हम्म, हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि आप ज़रा-सा अगर प्रसिद्ध हो गए, तो कुछ ईर्ष्यालु नज़रें, कुछ आपके पीछे लग जाती हैं और आपको तरह-तरह से तंग करना, परेशान करना शुरू करती हैं। तो कुछ ऐसा आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है? देखिए मैं जब आया था तो 60 कहानियां छप चुकी थी। हुँ, मतलब आई डिडंट ज्वाइन एज एन एम्प्लॉय सिंपली, मेरे पास 60 कहानियां छपी हुई थी, मैं एक लेखक की तरह आया था। बाय चांस हुँ, जगदलपुर में मैंने ज्वाइन किया और मेरे से लेखक की तरह इंटरव्यू किया, तो हितवाद करके अंग्रेजी का अखबार था। उन्होंने हुँ, पूछा कि भाई ये आप आकाशवाणी का जगदलपुर जिसमें खुलना कैसा मानते हैं। तो मैंने चूंकि रोजा देश पांडे को पढ़ रखा था, प्रिमिटिव कल्चर और सोसाइटी के बारे में जानता था, बिल्बर श्राम को पढ़ रखा था, तो मैंने अपने ढंग से बताया कि एक प्रिमिटिव कल्चर और सोसाइटी के अंतर्गत जो है ना हुँ, ब्रॉडकास्टिंग क्या होना चाहिए। और अंत में जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद मैंने मजाक में ऐसे ही कह दिया, यार सही बात हुँ। दे तो ऐसा है जैसे दिगंबरों के मोहल्ले में लॉन्ड्री खोल दी हो सरकार ने। अब क्या हुआ कि आप जानते हैं अखबार के लोग क्या होता है, जो पंचिंग लाइन होती है ना, उसको वो हेडिंग बना देते हैं। तो हुँ, उन्होंने हुँ, वो छाप दिया। अब साहब हुँ, उससे बड़ा झगड़ा हुआ, क्योंकि संजय हुँ, गांधी और विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण हुँ, शुक्ल आने हुँ, वाले थे, और हुँ, हुँ, ये अखबारों में छपा हुआ था। मुझे हुँ, स्टेशन हुँ। डायरेक्टर ने आके एक मेमो दे दिया डिसिप्लिनरी एक्शन अच्छा। का, और कहा कि तुमने आकाश, हाँ कैसे इंटरव्यू दे दिया तुमने। मैंने कहा हुँ, मैंने हुँ। एज ए राइटर दिया। बोले तुम्हें राइटर थोड़ी हो, यू आर अच्छा। सिंपली a transmission executive in all India today. हुँ, You हुँ, are not legitimate person to give an interview. हुँ, मैंने हुँ, कहा हुँ, ठीक, उन्होंने मुझे मेमो दिया। मैंने हुँ, मेमो देखा देखा, उसका लिफाफा फाड़ा और वो लेटर अंदर रख लिया। अब उसने हुँ। तुरंत जाके शिकायत की कि साहब वो आपका जो कॉन्फिडेंशियल मेमो दिया था फाड़ दिया था, ये था वैसा सा। मैंने कहा यार, वो मेरे पास मुझे बुलाया कि भाई आप अपना वो मेमो दीजिए। मैंने कहा आपके पास ओरिजिनल है तो सही। बोले नहीं हुँ, तुमको हुँ। जो दिया दिया। मैंने कहा वो आप विड्रा कर रहे हो तो मैं देता हूँ। बोले नहीं तुमने फाड़ दिया। मैंने कहा नहीं फाड़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोले नहीं, झूठ बोलते हुँ, हो है, आप बताओ। क्योंकि जिसने शिकायत की थी वो बहुत हुँ, बड़े देख हुँ, देख रहा था ना मुझे फाड़ते हुए, पर हुँ, उसे नहीं हुँ, मालूम हुँ, था हुँ। केवल मैं लिफाफा फाड़ रहा हूँ। आप लिफ़ाफ़ा फाड़ रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसा करिए कि सर इनको दोनों को बाहर कर दीजिए और फिर आप हुँ, को मैं मेमो दे दूंगा वो जो किया। हुँ, तो हुँ, 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 उन्होंने कहा वो नहीं जाएंगे। मैंने कहा सर हुँ, मैं आपके सम्मान में कह रहा हूँ इसलिए इनको कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हुँ, नहीं हुँ, वो रहेंगे। तो मैंने हुँ, फिर हुँ। खोला और उसमें 10 जगह गोले लगा रखे थे जो प्रिपोजिशंस की गलतियां थी अंग्रेजी की, है ना। फिर बाद अच्छा। में मैंने, हाँ मैं अंग्रेजी का यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ और मेरे कम से हुँ, कम हुँ, हुँ, 70 लेख टाइम्स में, संडे ऑब्जर्वर में छप चुके हैं अंग्रेजी में, है हुँ, ना। हुँ, हुँ, और रिपोर्टिंग हुँ, जैसी भी है, मतलब मेडिकल हुँ, पर भी है, आर्ट्स पर भी है। पर मुझे मालूम था कि ये सब चीजें आप कर लेंगे। ये सिर्फ हिंदी के लेखकों को डराने के लिए कह सकते हैं आप कि मेरा हुँ, टाइम्स में 60 लेख छपे, 70 लेख छपे। हुँ, देखिए मैंने उनको कहा, हमने कहा सर तुम क्या समझते हो अब तुम्हारी अंग्रेजी
बहुत अच्छी, मैंने कहा नहीं मेरी अंग्रेजी बिल्कुल अच्छी नहीं। नीरज सिंह चौधरी नेहरू के बारे में कहते थे कि ही कैन नॉट राइट एज ए नेटिव स्पीकर। तो मेरी अंग्रेजी कितनी होगी, आपकी कितनी होगी, आप समझ लो। तो भाई अमर्त्य सेन की किताब आई आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसके प्रीफेस में उन्होंने दो औरतों का धन्यवाद किया कि इन्होंने मेरी अंग्रेजी ठीक की। तो जो कि हार्वर्ड में रखा, ही हैज ऑलमोस्ट 30 बुक्स इन हिज अकाउंट एंड ही इज एस्टेब्लिश्ड नोबेल लॉरेट, जब ये कह रहा है कि मेरी अंग्रेजी दो लोगों ने ठीक की, औरतों ने, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो अंग्रेजी कितनी हो सकती थी, मैं अगर 60 लेख का उल्लेख करते हुए करता रहूं तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। मैं नहीं मानता अच्छा हूं कि अगर ये मेरा हाँ मैं यूलिसिस लिख सकता हूं तो फिर मैं समझूंगा हाँ मैं अंग्रेजी आ गई, तो जोशी जी बड़ा क्योंकि रोचक अंग्रेजी बातचीत वाले की आपसे। ग्रंथि जी है जी, यूलिसिस। बड़ी बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है आपसे, और मुझे तो लगता है कि आपके पास इतनी कुछ है बातें करने के लिए। आपने काफी कुछ साहित्य पर अलग से बात करें तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे, या चित्रकारी पे भी करें तो कम पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने शामिल की। 1 घंटा 21 मिनट का कार्यक्रम हमारा हो चुका है, लेकिन आपने हाँ 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 चलने के पहले जो टेलीफिल्म की तरफ आप कैसे गए, टेलीफिल्मों में भी आपने कुछ काम किया है? हाँ। टेलीफिल्म का ऐसा था कि देखिए मैंने जब टेलीफिल्म बन रही थी ग्रेट इंडियन क्लासिक सीरीज, तो हम्म मुझे दी गई, उसमें मनु भंडारी की कहानी थी। हम्म। दो कलाकार, दो मेरा कलाकार। असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे मेरे, उन्होंने, चूंकि मैं अपना प्रमोशन 3 बार छोड़ा है ना, वरना मैं भी कहीं हम्म डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर्ड, मैंने हम्म। छोड़ा था क्योंकि मैं अंग्रेजी का भी यूनिवर्सिटी टॉपर था, हिंदी का भी यूनिवर्सिटी टॉपर था, और थ्रू आउट ही मैं हायर सेकेंडरी में मैं मेरिट लिस्ट का था, तो मेरे से गुंजाइश ऐसे नहीं थी। तो मैंने ये देखा कि हम्म, हम जो नहीं, मूल बात क्या पूछना चाहते थे आप वो समय कहना, मैं ये पूछना चाह रहा डेविएट था कर कि रहा हूँ आपने थोड़ा। दो दो टेली फिल्म आपने की सदियों से, और दो हाँ हाँ, कलाकार। तो मैं ये कहना चाहता कि वो फिल्म मैंने देखी। हाँ, तो उस समय विद्या निवास मिश्र थे बोर्ड में, और हम्म उन्होंने हम्म बोर्ड को कहा कि प्रभु जोशी एक पेंटर है और कहानीकार है, और मनु भंडारी की कहानी है, उस पर सबसे फेथफुल काम ये करेगा, और मुझे हम्म। विश्वास है प्रभु तुम करोगे। मैंने बनाई, वो 52 फिल्मों में बहुत अच्छी बेची थी, वो एशिया पैसिफिक कंपटीशन में भी गई। अच्छा अच्छा। मैंने मन्नू जी को बोला कि देखिए आपने कहानी लिखी, आपने लिखी 24 साल की उम्र में, जब आप कला के बारे में नहीं जानती थी, हम्म है ना, कितना जानती होंगी हम्म 24 साल की उम्र में, और मैं कला के जीवन में इस समय 55 साल पढ़ चुका हूं, इसलिए हम्म इसमें जो चित्रकार का चरित्र है वो मुझे करने हम्म। दीजिए, मुझे अपने ढंग से करने दीजिए उसमें। और वो अच्छा। दूसरी है, तो मैंने कहानी में बहुत सारे परिवर्तन किए, और ऐसे परिवर्तन थे कि उस फिल्म को गुलजार साहब को मैंने सीडी देखने दी, तो उन्होंने कहा प्रभु मैं तो तुमसे इंस्पायर हो रहा हूं भाई, तुम कितना अच्छा काम करते हो। राजेंद्र गुप्त हम्म ने सुना तो कह लिया यार सबसे पहले आप ऐसा करो, ये सारा अपना बोरिया बिस्तर बांध चलो और बंबई में मेरे ही घर में रहना यार। आप तो यार हम्म क्या बढ़िया काम किया आपने। मैं हम्म आपको बताता हूँ एक शॉट पर पे जरूरी आपको बहुत क्लासिक शॉट बताता हूँ कि जो जिस हम्म। लगेगा, उस कहानी में था कि नौकरानी है हॉस्टल में, उसका बच्चा जो है बीमार हुआ और मर गया, इतना सा हम्म प्रसंग था। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मार्मिक प्रसंग है कि एक नौकरानी का बच्चा जो हॉस्टल में काम कर रही है, उसका बच्चा मर गया। मैंने वो दृश्य लिखा था अच्छा। कि बच्चा गुब्बारे बेच रहा है ना, और हम्म बुखार आ गया है, उसको सांस उठ रही है, निमोनिया हो गया है, और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो मैंने, मार्च के दिन थे, गर्मी हम्म के, तो मुझे लगा कि अब ठंड का शॉट चाहता था मैं, कि ठंड के दिनों का हम्म शॉट हो। तो मैं एक हम्म कोल्ड स्टोरेज में ले गया और बच्चे को खाट पे सुलाया, तो वो आपके मुंह से भाप निकलने लगती कोल्ड स्टोरेज में। मैंने उनसे कहा और टेम्परेचर कम करो, तो मुंह से भाप ओह। निकल रही थी। और पीछे एचएमआई लाइट लगाया, एक बीम, तो उस बीम में मैंने अगरबत्ती कोने में जला रखी थी ताकि बीम में धुआं दिखता रहे। तो वो हम्म। निमोनिया से उसकी सांस उठ रही है बार बार, और उस बीम में जाती है हर बार जैसे सांस हाँ। लेता, हाँ हाँ, तो ऐसा लगता है कि
वो बीम बता रहा है कि उसकी सांस कैसे चल रही है, और अचानक उस बीम में वो सांस आना बंद हो जाती है। रुक जाती है। तो माँ जो है रोती है, तो रोती है तो क्या करती है कि जो गुब्बारे हैं उसके फुलाए हुए उनको सीने से लगा के रोती है, कहती कि मेरे बेटे की आखिरी सांस तो इस गुब्बारे इसी में में रह है। गई है, कोई डाल दो इसको उस गुब्बारे में, ओह सांस में डाल दो। ओह। ये मन्नू जी की कहानी में नहीं है, ये एक मन्नू हम्म जी की कहानी में नहीं है ना। हम्म तो हम्म मैंने उसे कहा कि एक देखो क्लासिक शॉट होना चाहिए, वो हम्म कैमरा एंगल के हिसाब से, उसके साथ म्यूजिक उसका, वो सारा मैंने किया। बाद में मुझे 8 फिल्में मिली, लेकिन दूरदर्शन में आप जानते हैं कि जिस तरह की राजनीति चलने हम्म लगती है, अगर आप छोटे पद पे हम्म गजेटेड बी ग्रुप के अधिकारी हैं हम्म तो आपके साथ हम्म करने लगते हैं, जैसा आप बता रहे थे कैसे टांग खिंचाई होती। तो मैंने फिर इरादतन छोड़ा कि मैं, मुझे कमलेश्वर ने आंधी मौसम बहुत सारी किया, लेकिन कमलेश्वर को कौन जानता है? कमलेश्वर को जानता है कितने पाकिस्तान या कस्बे का आदमी, या बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी कहानियों के जरिए जानता है ना। हम्म फिल्मों के कारण थोड़ी जानता है कि उन्होंने राम बलबा राम लिखी थी, बड़ी हुई थी, बर्निंग ट्रेन हम्म। लिखी थी। हमने, मुझे भी फिल्मकार नहीं बनना। राजा निर्वंशिया की तो मैंने वो जो चलते आठें बनते। फिल्में छोड़ दी। हम्म। हाँ, राजा निर्वंशिया उनकी कहानी। हाँ तो तो सही कमलेश्वर, बात है प्रभु। तो जब मेरे को शुरू में कह रहे थे, जब वो बना रहे थे अमानुष वगैरह वगैरह, उनके घर में रह रहा था कि प्रभु तुम फिल्मों में मेरे साथ जुड़ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो पेंटर बनने आया हूँ, मैं यहाँ आर्टिस्ट की तरह रहूंगा। फिर घर की स्थितियां ऐसी रही कि मुझे वापस जाना पड़ा है। अब ये हम्म अलग बात है कि मेरी दिक्कत नहीं है, और मैं इसको खैर खुद वो भी नहीं करता हूँ। मेरे साथ ये है कि मैं, चित्रकार मित्र जो होते हैं वो कहते हैं, मित्रवत नहीं होते उतने, वो कहते हैं यार हम्म। वो तो कहानी लिखते हैं, और जो कहानीकार होते हैं वो कहते हैं वो चित्रकार है। यही स्थिति कि देवास के लोग कहते हैं अरे वो प्रभु जोशी तो इंदौर के हैं, इंदौर के कहते हैं वो तो देवास के हैं। तो इन द जेन्युइन सेंस ऑफ द टर्म, आई एम इज नो वेयर मैन, प्रभु है, जी, प्रभु आई एम इज जोशी, नो वेयर प्रभु मैन। जोशी, प्रभु जोशी कहीं नहीं है लेकिन सब जगह है। प्रभु है इसलिए सब जगह है। मैं तो ये कहूंगा, मेरी मेरी व्याख्या ये है। जी तो प्रभु जोशी जी, सच जी में जी बड़ा अच्छा लगा, और इतना वक्त आपने दिया उसके लिए मैं बहुत आभार आपका प्रकट करता हूँ। 1 घंटे 27 मिनट का कार्यक्रम हो गया, और हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं जी जी वो बहुत सारे आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, अग्रज भी हैं इसमें, और जो कह रहे हैं कि इसका जी एक जी जी। एपिसोड और होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि एक क्यों, इसके 3-4 एपिसोड होने चाहिए, लेकिन देखिए, एक ही बड़ा मुश्किल मैंने से संभव हो पाया। किशोर जी, मैंने बहुत बतरस में, लगभग जैसे अपन घर में गप्प लगाते हैं ना, उस अंदाज में बोला मैंने। हाँ हाँ। हाँ, यानी मैं बहुत गंभीर भाषा में नहीं बोला, जी क्योंकि जी जी। मैं इसके लिए कुख्यात हूं कि अगर मैं हम्म। किसी कार्यक्रम में बोलने चला गया और अगर मैंने हम्म पहले बोला, तो मान के हम्म चलिए कि लगभग उसका उपसंहार हो गया कार्यक्रम का। हम्म हम्म तो हम्म मैं वो हम्म उस तरह की गंभीर भाषा और शब्दावली में नहीं बात कर रहा हूं, न किसी सिद्धांतिकी को लेके बात कर रहा हूं मैं, है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बाकायदा अपने मित्रों में ये कह चुका हूं। मुझे याद है जब 100वें अंक का कथा का लोकार्पण हुआ था, कथा देश हम्म का, नामोर जी अध्यक्षता हम्म कर रहे थे, मैंने हम्म राजन जी के खिलाफ और मार्क्सवाद की के पराभव के बारे में बोलते हुए बाकायदा ये कहा था कि मेरे मित्रों ने अगर मार्क्सवाद पर 20 किताबें पढ़ी है तो मैंने हम्म। जरूर 21 पढ़ी होंगी, है? ओह। और मैं जानता हूं कि कोई विचारधारा का पराभव कैसे हुआ, है ना। हम्म। तो और ये मैं जो उस पर एक प्रोग्राम बना हम्म चुका था, हम्म और वो गया था, बर्लिन का पुरस्कार मिला था, उसका फ्रेंच और जर्मन में ट्रांसलेशन हुआ हुआ था। और वो प्रोग्राम मूलतः कोलेप्स ऑफ एन आइडियोलॉजी को लेकर था। ओहो। तब तक पेरिस्ट्रोइका नहीं आया था, ग्लासनोस्ट हम्म नहीं आया था। मैंने हम्म उस कार्यक्रम में ये बताया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा किस तरह से जाके विखंडित होगी और कैसे पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदलेगी, ये उसके अंदर कार्यक्रम में था। बहुत सारी आफ्टर ऑल हाउ बातें लॉन्ग जी। कार्यक्रम का नाम था। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी और ये तो इस तरह के विषय हैं कि जिसमें कि आप घंटों बातचीत हो सकती है इस पर, गंभीर बातचीत का जहाँ तक सवाल है, लेकिन ये हमारा मंच कला और संस्कृति साहित्य इनको लेकर के ही हम करते हैं काम। तो इसमें जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत गंभीर आपने इसको नहीं बनाया, बहुत इसको
मतलब संप्रेषणीय बनाया आपने कि सब कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा अधिक साहित्य नहीं जानते वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो हैं जुड़े हुए। हम सबका नाम लेना संभव है नहीं, लेकिन हम सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी देर तक जुड़े रहे। 1.5 घंटे का कार्यक्रम हमारा हो चुका है और हमेशा ये लगता है कि बहुत कुछ बातें रह गई अधूरी। तो कभी ऐसा अवसर आया तो ज़रूर हम लोग कुछ अधूरी बातें ही पूरी करेंगे। कुछ और स्पेसिफिक हम आपकी साहित्य पर बात करेंगे और कहानियों पर बकायदा आपकी बात एक क्षण हुई बहुत तो गंभीर मुद्रा में बात जी, करेंगे। जी, आपकी कहानियों पर, आपके उपन्यासों पर तो अलग से एक सत्र रखेंगे जी, जिसमें कि इन सब पर थोड़ा और पिन पॉइंटेड होकर स्पेसिफिक बातें हो सकें। नहीं बात करेंगे, तो मुझे भी अच्छा बहुत-बहुत लगेगा। जी, जी। हैं? तो बहुत-बहुत और धन्यवाद किशोर और भाई, आप आपने मुझे सब लोगों से बात करने के लिए अवसर दिया और निश्चित है विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं मैं। 2 बार ऐसा हुआ कि हम नहीं हाँ, कर हम पाए लोगों का आपसे। कार्यक्रम सही बात है। लेकिन ये जो किया आपने उसके लिए मैं आपका सचमुच बहुत आभारी हूँ और मुझे आनंद आया, ऐसा जैसे हम लोग घर के अपनी बैठक खाने में जी, बदरस जी, करते बिल्कुल। हैं, उसी जी, तरह जी, का बिल्कुल, आया। मैं एकदम एक मुझे नहीं लगा कि मैं कोई चित्रकारी करता हूँ, नहीं लगा हुँ, कि मैं कोई कहानीकार हूँ, नहीं लगा कि कोई मैं मीडिया में बहुत सारी एक लंबी सूची उपलब्धियों की लेके घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि मैं बहुत अपने आत्मियों के बीच बतरस और गप लगाने आया हूँ और सही मायने में बिल्कुल। देखा जाए तो जीवन ही एक गप है। चलिए, आपका सबका चलिए, जी, बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने सुना उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।